नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज टाइटल आप देखकर समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। अब क्या है कि मास्टर स्ट्रोकवादियों ने एक माहौल बना दिया, जैसे कि आज जो सत्ताधारी पार्टी है, कोई वैलिड सवाल या फिर उन्हीं के किए हुए काम को जिसको वो वाहवाही के रूप में परोस रहे होते हैं, उसको अगर आपने दिखा दिया या उसके ऊपर बात कर ली, तो बहुत बड़ा एक देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। ये जाने बगैर कि वो सही है कि गलत है, लेकिन कुछ भी है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। तो आज हमारे साथ संदीप देव जी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद विशाल और आप विशाल एवं के सारे दर्शक, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अभी-अभी जस्ट एक इंटरव्यू मैंने खत्म किया है और दूसरा फिर जो है जबकि आज अपने चैनल पे मैं आ नहीं पाया हूँ। आज मैं दिन भर हरियाणा के दौरे पर था, तो लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि विशाल का काफ़ी समय से था कि कब आना है, तो मैंने कहा आज मैं कर लेता हूँ और जो भी आरोप लगा रहा है मुझ पे, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ। हाँ, मैं आज आपके ऊपर आरोप की एक लंबी फ़हरिस्त है जो कि मास्टर स्ट्रोकवादी। पहले इन आरोप के ऊपर बाद में आएँगे। पहले आप एक पत्रकार भी हैं और एक आज राजनेता भी हैं और आज पूरा परिचय एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ-साथ एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि पार्टी में एक बड़ा पोज़ीशन रखते हैं। तो ये बताइए कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों कैसे साथ-साथ चला रहे हैं आप? जैसे एमजे अकबर चला रहे थे, जैसे अरुण शौरी चला रहे थे, जैसे वाजपेयी जी चला रहे थे, जैसे आडवाणी चला रहे थे। तो हमारे देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, अगर हम देखें स्वतंत्रता के आंदोलन से, तो 2 लोगों की 2 कम्युनिटी की बड़ी भूमिका रही। एक जो वकील हैं और दूसरे पत्रकार हैं। और इन दोनों की बड़ी भूमिका रही है। आम जनता तो सबसे ज़्यादा थी ही। तो हमारे देश की राजनीति में ये शुरू से रहा है और जो पत्रकार है, जो वकील है, वो चीज़ों को बदलने के लिए क्योंकि उसको समस्या की समझ पहले हो जाती है और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो फिर राजनीति में उसको कूदना पड़ता है। अरुण शौरी से बेहतरीन जर्नलिज़्म बहुत कम लोगों ने किया है। इंडियन एक्सप्रेस के वो एडिटर इन चीफ थे और एज़ ए राजनेता भी उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया। इवन कि इस सरकार में होते यदि उनको शिक्षा मंत्री बनाया होता इस सरकार में, तो आज भारत के शिक्षा की पूरी जो दशा-दिशा है वो बदल चुके होते वो। और आज जो कहने पर यानी योगेंद्र यादव ने विनती किया कि मुझे हटा दीजिए एनसीईआरटी से, तो सरकार ने कहा आपकी विनती मानते हैं। अरुण शौरी कब का उसको धक्का मार के निकाल चुके होते। तो ये पत्रकारिता जिसने बोल्डली किया, वो राजनीति भी बड़ा बोल्डली कर सकता है और ये भारत की स्वतंत्रता से अब तक का इतिहास है। तो मैं उस अपने पूर्वजों के इतिहास को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने जितने लोगों के नाम गिनाए वो सब जब राजनीति में थे तो पत्रकारिता छोड़ चुके थे और अभी एज़ इट इज़ आप दोनों दायित्वों को एक साथ निर्वहन कर रहे हैं। वो लिखते थे नहीं एडिटोरियल लिखते थे लगातार अरुण शौरी भी लिखते थे, एमजे अकबर भी लिखते थे, वाजपेयी के लेख भी छपते रहते थे, वीर अर्जुन थे। वाजपेयी जी ने जिस अखबार से शुरू किया वहाँ मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी वहाँ काम कर चुका हूँ वीर अर्जुन में। तो वो लिखते थे, गणेश चंद्र शंकर विद्यार्थी लिखते भी थे और आंदोलन में भी भाग लेते थे। महात्मा गांधी तो आंदोलन में भाग लेते थे और लिखते भी थे हरिजन में। तो हमारे यहाँ ये रही है परंपरा, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने लोगों के दिखाए मार्ग पर ही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, जब भी एकम सनातन भारत दल का नाम लिया जाता है, 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। तीसरा तो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। एक अंकुर शर्मा, दूसरा संदीप देव। तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कि लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन अब राजनीति के लिए कैसे समय निकाल पा रहे हैं? कितना मुश्किल हो रहा है राजनीति और पत्रकारिता दोनों साथ-साथ चला पाना? मुश्किल तो हो रहा है। आज हमने कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया है। मेरे कई दिनों से लेख आप नहीं देख रहे हो। पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा सफ़र हो रहा है। पार्टी के संगठन का महासचिव का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। संगठन के साथ लगातार बैठक जो है, प्रदेश के दौरे हैं। अब मुझे 14 तारीख को लखनऊ का दौरा था यूपी का, वो दौरा मुझे कैंसल करना पड़ा है। पंजाब का दौरा है, तो मैं लगातार आज भी आपने मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखा होगा। तो पत्रकारिता असर तो हो रही है, लेखन भी असर हो रहा है, इससे तो मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ
और पत्रकारिता में भी मैं निष्पक्ष रहने का, फिर भी वस्तुनिष्ठ कहूंगा, निष्पक्ष तो नहीं बोल सकता, वस्तुनिष्ठ रहने का फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि भले एक पार्टी का दायित्व है लेकिन मैं वस्तुनिष्ठ रहूं, वो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस नए दायित्व को के निर्वहन के लिए थोड़ा पत्रकारिता और लेखन मेरा पीछे जाएगा, लेकिन नया दायित्व पूरा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक जनता का जो आशा है उसको, उसकी परिणति है ये ना अंकुर कुछ है ना संदीप देव कुछ है, ये जनता है। और जिसने इस चीज को एक बाध्य किया खड़ा करने के लिए कि एक विकल्प आए और अकेली जो सनातन के मुद्दे पे बात करें, सनातन के इश्यूज को उठाए, चाहे संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम ही रहे, लेकिन वो सनातन वैल्यूज और ये जो हिंदुओं के साथ साजिश हो रही है लगातार, जैसे सच्चर कमेटी जैसे लागू हो गया, आज हम वहां होते, हम एक्सपोज कर रहे होते, एक एक पढ़ने जनता में और प्रेस में हम पहुंचा रहे होते, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने मिलकर हिंदुओं का गला काट दिया, दोनों पार्टियों ने मिलकर गला काट दिया। उधर केजरीवाल हो, वो लालू हो, मुलायम हो, वो सब प्रो मुस्लिम है, उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। डीएमके हो, किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये जो हिंदुओं के जो 6-6, 8-8 हिंदुओं के गले काटे, इस 750 सांसद में से एक सांसद ये नहीं कहा कि भारत किस तरफ जा रहा है, सीरिया के स्टाइल में हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम होते तो हम उस पर संसद को ठप करते और उन 6 हिंदुओं के लिए उनको मौन रखना पड़ता, ये हम बाध्य कर देते। और ऐसी बात नहीं है, एक सांसद के साथ महंत दिग्विजय नाथ बाध्य कर देते थे संसद को, तो हम बाध्य करते और जनता के बीच ले जाते थे। तो हमारी भूमिका जो है हिंदू हितों को एड्रेस करना, उसको रिकॉर्ड में लाना है। आज हिंदुओं के नरसंहार हुए हैं मणिपुर, नरसंहार हुए हैं बंगाल, नरसंहार हुए हैं कश्मीर, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं। हम रिकॉर्ड में जब तक संसद में नहीं रखेंगे तब तक हिंदुओं के, आज कश्मीर पे क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, हम नहीं सुनेंगे। बहुत डिले हो चुका है। यहाँ एक फिल्म आती है, उससे पता चलता है लोगों को कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ था क्या। कश्मीर के फाइल का, केरल के स्टोरी का फायदा उठाने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री को जाते हैं, लेकिन उससे पहले कोई जांच आयोग गठित नहीं करते। 84 के दंगे के लिए तो कर लेते हैं, पर कश्मीर के लिए नहीं करते। बंगाल में हिंदुओं का संहार हो रहा है, 355 का उपयोग नहीं करते। संविधान उनको राइट देता है 355 के तहत, राज्य की सत्ता को बिना हस्तक्षेप किए आप सेना से हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने नहीं किया और इस सवाल में लगातार उठाता रहा। लोगों ने कहा मोदी से ज्यादा जानता है तो क्या, भगवान ने एक्सपोज कर दिया मणिपुर में अभी 355 क्यों उपयोग किया। फिर वहां के पुलिस फोर्स, वहां के मुख्यमंत्री चूंकि मैतेई हैं, उसके पावर को सीज करके अपने फोर्स का उपयोग कर रहे हो, तो आप तो लगातार एक्सपोज हो रहे हो। ये एक्सपोजर हम संसद में कर सके, घेर सके, और हम संविधान के उतने ही जानकार हैं। मुझे नहीं लगता कि अंकुर शर्मा एक वकील के नाते और संदीप देव पत्रकार के नाते जितना संविधान को जानते हैं, भाजपा का एक भी व्यक्ति उतना संविधान को जानता है। मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा के सांसदों को, एक भी व्यक्ति संविधान को अगर जानता है तो संसद में बोल क्यों नहीं रहा। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों का संसद में आना हिंदू के हित के लिए बहुत जरूरी है, जो स्वतंत्र आवाज हो, ताकि हम संविधान के दायरे में इनको बता सकें कि तुम सबने संविधान का उल्लंघन किया है। इसीलिए हम इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए जब मुझे अंकुर शर्मा जी ने कहा तो मैंने इस दायित्व को स्वीकार किया था। जी, आपकी पार्टी के गठन के 2 महीने से ज्यादा हो रहा है, आज तक आपने कितने दौरे किए? लगातार ही दौरा कर रहा हूँ। मेरे तो पेट्रोल के बिल आ रहे हैं तो मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि अभी खर्च अपने ही उठाना है, अपना खर्च अपना उठाना है। ये हमने SOP भी जारी किया है कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, वो पार्टी का से कोई पैसा नहीं, उनको खुद उठाना है, क्योंकि हम सबको जो है स्वतंत्र रूप से काम करना। अगर पार्टी पर डिपेंड तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो अपने खर्चे हम उठा रहे हैं और हम लगातार ही दौरा कर रहे हैं। यूपी का दौरा हमने किया है, उत्तराखंड का दौरा किया है, अभी हरियाणा का दौरा किया है, पंजाब का दौरा करने जा रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ का दौरा, मध्य प्रदेश का दौरा। तो मैं दौरा लगातार हमारा जो है, छत्तीसगढ़ होने वाला है, मध्य प्रदेश होने वाला है, हर प्रदेश में हमारा अधिवेशन होने जा रहा है, तो वो पूरा किया है मैंने। तो लगातार दौरा तो चल रहा है। और मैं बहुत दिनों से, कई बार लोग मुझे कह रहे हैं संदीप जी आपके, हमारे दर्शक कह रहे हैं संदीप जी आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरे तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो है। लेकिन फिर भी मैं ISD के साथ हूँ हमेशा,
उनके पाठक दर्शकों के साथ हूँ, उनका प्रेम मुझे बहुत मिला है। और कोई भी हो, किसी भी स्तर पे जाऊँ मैं, लेकिन मेरा लाइव स्ट्रीमिंग कभी बंद नहीं होगा, चाहे 1 दिन बीच हो, 2 दिन बीच हो, और कहीं हो तो मैं डायरेक्ट जनता से संवाद करूंगा। मैं उस प्रक्रिया को शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस के सवाल से बचते हैं। मैं जनता के सवाल लूंगा और उसका सामना करूंगा। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए कि आपने भी कहा कि जो आप पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो खर्च उठाएंगे, और कुछ ऐसे भी समर्पित कार्यकर्ता हों जो सक्षम ना हो, वो उनके साथ कैसे क्या होगा? सक्षम नहीं, उनके लिए अलग दायित्व है। बहुत सारे फील्ड के नहीं, बहुत सारे डेस्क के जॉब भी तो बहुत सारे हैं। जो डेस्क का जॉब होता है उसका भी बहुत सारा काम है। उसको पॉलिसी मेकिंग में है, पोस्टर बैनर मेकिंग में है, सोशल मीडिया में है। लेकिन अगर पार्टी का जो लीडरशिप है वो पंगु हो गया तो पूरी पार्टी पंगु हो जाएगी। अगर हमको यहां से हमको अभी आज पूरा हरियाणा के, हम अभी 4 जिला में हम गए, हरियाणा के रोहतक गए, पानीपत गए, सोनीपत गए, पूरा जो दौरा किया। अब मेरे पास पैसे नहीं हो तो दौरा कैसे करूंगा? फिर मैं तो कहीं मिल ही नहीं पाऊंगा किसी से। और कल को जो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस संघ के साथ में हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। आज शरद पवार को क्यों पुरस्कार देना पड़ रहा है, मैं उसके कारण बता रहा हूँ। जब मेरे खर्चे कोई उठाएगा, मैं वहां आ रहा हूँ, मेरे पेट्रोल भरवा दो, मैं आ रहा हूँ, मेरे खर्चे उठा दो, तो कल को मुझे उसको पद्मश्री देना पड़ेगा, पद्म विभूषण देना पड़ेगा, उसके 4 काम करने पड़ेंगे। पत्रकारिता में सत्यनिष्ठा और जैसे जरूरी है, राजनीति में भी सत्यनिष्ठा उतनी ही जरूरी है। ये जो दूसरे के घरों में ठहरते थे, ये भाई साहब का दूसरों के घरों में वहां ठहरते थे, इसके ठहरते थे, तो 4 के काम कराने पड़ते हैं। फिर मैं होटल धर्मशाला में ठहरूंगा, वहां अपना पैसा दूंगा, फिर मुझे किसी के काम नहीं कराने पड़ेंगे। तो मैं वो व्यवस्था करके चलूंगा अपना, नहीं तो वो कंप्रोमाइज पोजीशन आएगी। शरद पवार ने अपने समय में कितने संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जो नेता है, उनके खर्चे उठाए हैं महाराष्ट्र में। ये हर आपको महाराष्ट्र और गुजरात का लोग बता देगा। और आज इसीलिए ना बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है 10 साल के सत्ता में, और शरद पवार को उल्टा पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लालू को, उसने भाजपा के हर नेता को और हर तरह से उसने मदद किया, हर पार्टी को मदद किया है, तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। यही भ्रष्टाचार की एक जड़ होती है। आप अपनी कमाई से अपना दे सकते हैं, चला सकते हैं, और पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, उनको मैंने कहा रखा है कि आप लोग अभी तक इंडिया स्पीक्स डेली पे 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन भरते थे, कंटेंट का मूल्य चुकाते थे, आप दान नहीं करते थे। अब 100 रुपए का दान आप एकम सनातन भारत में कीजिए, उनके वेबसाइट पे जाके, क्योंकि हम पब्लिक फंड से, क्राउड फंड से चलाएंगे। कोई आया मुझे 5 करोड़ दे दिया, फिर उसकी पॉलिसी हमें लागू करनी होगी। जैसे मैंने पत्रकारिता को बचा के रखा है कि किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं, किसी का विज्ञापन नहीं, सरकार के का विज्ञापन नहीं, तो जाके मैं बोल्डली बोल पाता हूं। इसी तरह मैं इस पार्टी को बचा के रखूंगा कि जनता के धन से चलेगी, साफ धन से चलेगी, अर्थ से चलेगी। अंकुर शर्मा कहते हैं अनर्थ इसमें हम नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर अनर्थ आ गया तो अनर्थ के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हैं कतर के सामने जो भारत झुका है, वो उसमें कोई बिजनेस हित कितने लोगों का उसमें सदा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। भारत की गरिमा तक रौंद दी जाती है सिर्फ बिजनेस हित के लिए। इससे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। और ये मेरा पत्रकारिता इसका उदाहरण है कि मैं अभी तक किसी से इतने जर्नलिज्म में 1 पैसे डोनेशन नहीं मांगा है। मैं कहता हूँ कंटेंट का मूल्य चुकाइए। कंटेंट में श्रम लगता है, शोध लगता है, संसाधन लगता है, समय लगता है, उसके वैल्यूज को चुकाइए आप। अखबार के वैल्यू, जैसे अखबार के लिए 5 रुपए भरते हो आप, डिश टीवी के लिए भरते हो, नेटफ्लिक्स के लिए भरते हो, आपको आज विज्ञापन फ्री यूट्यूब देखना है तो भी भरते हो, आपको हर चीज में भरना पड़ रहा है। अगर आपका मेल का जगह ज्यादा हो गया तो आप जीमेल के लिए भी पैसे भरते हो, तो आप उसी तरह भरें। इससे सत्यनिष्ठ जर्नलिज्म, सत्यनिष्ठ पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा। जनता के लिए ये काम करने जा रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करने जा रहे हैं। हिंदुओं की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझे और इसे आप अपना पार्टी समझते हुए इस पार्टी को अपना प्रेम, स्नेह, सहयोग दे, और संभवतः कल को उनको भी भूमिका मिल सकती है। इसमें बिल्कुल नए चेहरे होंगे, कोई बूढ़ा तोता नहीं होगा जो अपनी चीजें लाएगा, थोपेगा इस पार्टी पे। कल कांग्रेस में था, आज भाजपा में आ गया तो साफ हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यंग लोग आएंगे और साथ ही अनुभवी लोग भी, जो हमारे मार्गदर्शक या उनके लिए एक पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है जो बन रही है, वहां अनुभवी लोग होंगे
और काम करने के लिए जो है आपको यंग लोग होंगे, और तब जाकर हम पहली बार, और जब हम अगर आएंगे तो आपको चुनाव का खर्चा आप देखना कनाडा और अमेरिका की तरह कर देंगे। चुनाव में खर्च बंद, हेलीकॉप्टर से उड़ना बंद। कनाडा में है शायद 2000 से कम डॉलर एक साल में, आप इससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते, आप चाहे अंबानी हो चाहे आप संदीप देव हो। लेकिन हाँ, संदीप देव तो 100 रुपए डोनेट करेगा, कोई इंडस्ट्री चाहेगा 1 लाख करोड़ कर देगा, उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। हम इस पे लगाम लगाएंगे कि साल में कोई भी, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो एक आम आदमी हो, इससे ज्यादा फंड किसी पार्टी को नहीं कर सकता। उसका देखिए कि राजनीति कैसे स्वच्छ होती है। सारी गंदगी पॉलिटिकल पार्टियों में चुनाव के कारण आई हुई है, पैसे के कारण आई हुई है। इसको साफ करेंगे। गंदा नाला है तो गंदे नाले में उतर कर साफ करेंगे, लेकिन साफ करेंगे। देखिए, इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आप ये बता रहे हैं कि जो भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो अपना खर्च स्वयं उठाएंगे, तो फिर ऐसे में तो फुल टाइम पॉलिटिशियन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको बेसिक खर्च के लिए तो अपना कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? फुल टाइम पॉलिटिशियन आप बेसिक, इसीलिए तो हम बेईमान नहीं होंगे। अंकुर शर्मा भी वकालत करते हुए काम कर रहे हैं तो वो बेईमान नहीं हो सकते। संदीप देव अपनी पत्रकारिता करते हुए काम कर सकता है तो वो बेईमान नहीं हो सकता। फुल टाइम के लिए उनके खर्च होंगे, उस खर्च के लिए फिर समझौते होंगे। हम फुल टाइम के लिए हम 2 केस हम अंकुर शर्मा छोड़ देंगे, 4 दिन के लाइव स्ट्रीमिंग, किताब लेख मैं छोड़ दूंगा, राजनीति तो चलता रहेगा साहब। तो ये तो करना पड़ेगा। राजनीति अगर हम साफ सुथरा करने गए हैं तो मैं पार्टी पे बोझ बन जाऊंगा, और उसके लिए पार्टी हमको पैसे देगी, पार्टी फिर पैसे नहीं देगी तो हम वहां से लेकर आएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा हर पार्टी में मैं देख चुका हूँ। शरद पवार का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हर नेता शरद पवार के गुण गाता था, वो महाराष्ट्र से फंड कराता था। तो पार्टी, हमको राजनीति को साफ करना है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पार्टी को साफ करना है। और जो सक्षम नहीं है उनको दूसरी भूमिका दिया जाएगा। भूमिका की कमी थोड़ी है, बहुत सारे डेस्क जॉब है वो दिया जाएगा। लेकिन जो खुद के पेट्रोल के खर्चे अगर मैं नहीं उठा सकता हूं तो मैं क्या काम करूंगा? मैं क्या संगठन चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा मैं? आप ये बताओ मुझे। पार्टी के इतने काम है, पार्टी का पैसा वहां जाइए, संदीप देव के पेट्रोल के खर्चे में जाना चाहिए। पार्टी के ऑफिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाँ, एम्प्लॉय रखे जाएंगे, उनको सैलरी मिलेगा जो एम्प्लॉय होंगे। नेतागिरी करनी है आपको, या तो आप एम्प्लॉय बने या नेतागिरी करें, ये तय करना होगा आपको। एम्प्लॉय की सैलरी दिया जाएगा, जो सोशल मीडिया इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट में, प्रचार डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट होते हैं, वहां सैलरी दिया जाएगा जो लोग वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स भी करना है और पॉलिटिक्स से पैसा कमाना है, तो पहले ही जड़ आपकी खराब हो गई कि पॉलिटिक्स से पैसा, यानी कल को मंत्री बनेंगे तो थोड़े और विभाग से भी कुछ पैसे दे दो। खर्च कभी कम थोड़े होता है लोगों का, मन तो बढ़ता ही चला जाता है, वो तो कभी नहीं कम होगा। तो राजनीति पैसा कमाने का जो धंधा बन गई है, हम उस पर भी प्रहार करने जा रहे हैं। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, और ये बताएं कि चुनाव में भी काफी समय नहीं रह गया, कितने प्रत्याशी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है? वो इंटरनल है, प्रोसेस चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है अभी तो आइडेंटिफाई भी। अभी हम पहले विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, जो स्टेट के आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए काम चल रहा है। फिर लोकसभा के लड़ेंगे, तो और वो तो फिर मीडिया में हम अभी, अब मुझे भी लिस्ट जारी होगा मीडिया में, तो हम भी अपने इंडिया स्पीक्स पे छापेंगे, आप भी दिखाएं, वो लिस्ट फिर जारी होगा। मतलब उसका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये अब टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम बच गया है जिस हिसाब से, क्योंकि अब जिस तरह से प्रचार प्रसार चलेगा उस हिसाब से देखें तो अभी मतलब काफी स्लो बहुत है। कम समय में हमने 1 महीने में कोई पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर कोयम्बटूर तक बन जाए, अपनी टीम बना ले, नई पार्टी, ये कम होता है। तो प्रभु की आशीर्वाद है, भगवान विष्णु की कृपा है, चीजें हो जाएगी। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपको आ रहे हैं, हम तो संसद में पहुंचना चाह रहे हैं। हम वहां हिंदुओं के मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, वहां के हिंदुओं के मुद्दे को हम साफ रखना चाह रहे हैं। 10 चुने आए, 25 चुने आए, 50 चुने आए, हम उस लक्ष्य को लेकर काम रहे। हमारा लक्ष्य है ही ये नहीं, ये बिल्कुल ही हमारा लक्ष्य नहीं है कि जोड़ तोड़, उससे लाओ, ये करो छाटपट। हमारा लक्ष्य है हिंदू आवाज संसद में गूंजनी चाहिए। वो 1 से भी गूंज सकती है, वो 50 से भी गूंज सकती है, वो 100 से भी गूंज सकती है। तो हमारे विजन बहुत साफ है, कोई इफ बट नहीं है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है।
देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो उसका एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे कि बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो फिर मतलब बुरे से बुरा कितना सीट आप देखते हैं 2024 के अभी चुनाव नहीं, में? अभी तो समय है, अभी समय है, और उस सब पे तो हम बात करेंगे। और जो भगवान कृष्ण है, जय पराजय की बिल्कुल ही आशा छोड़ के हम अब अपना कर्म कर रहे हैं। जय पराजय में अगर हम फंस गए अभी, तो कर्म नहीं कर पाएंगे, फिर राजनीति करना शुरू कर देंगे। कर्म कर रहे हैं, कर्म के परिणाम भी ईश्वर दे रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि कर्म हम अंधे में कुछ कर रहे हैं, कर्म के परिणाम भी ईश्वर दे रहे हैं। तो जय पराजय की भावना अभी है ही नहीं। अभी हिंदुओं को संगठित करना है, इस पार्टी के स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे। अभी यूथ स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, महिला विंग खड़ी हो रही है, वकील का विंग खड़ा हो रहा है, आपको कहे ये सीए हैं उनके विंग खड़े हो रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। आपको ये मल्टी डायमेंशनल पार्टी दिखेगी, बहुत ही एनर्जेटिक यूथ और सनातन धर्म को मेन फोकस रखकर चलने वाली पार्टी, जिसका लक्ष्य राजनीति और समाज में सनातन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना। ये मूल्य लेकर हम चले हैं, तो ये एक लंबी लड़ाई है और सदियों पुरानी हमारे धर्म है, जैसे पुराने हैं, तो ये लड़ाई भी बहुत लंबी है। हम बिल्कुल 2 मिनट नूडल में भरोसा नहीं करते, चावल दाल खाने वाले लोग हैं, तो हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अभिनव त्रिपाठी आपसे पूछ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते SC/ST एक्ट पर आपकी राय? SC/ST पे आपको हमारे घोषणा पत्र में मिलेगा, और SC/ST पे आप किसी का भी जो है कि जबरदस्ती जो उठाया जा रहा है अथवा बहुत सारी चीजें जो हो रही है, उस सब पे भी हम पूरा जो है हमारे विशेषज्ञ से राय ले रहे हैं। और ये तय मानिए कि हम पॉलिटिकल करेक्ट लोग बहुत नहीं, हम जो भी रखेंगे साफ सुथरा रखेंगे। खालिद सब सिद्धांत लागू करने में भी काफी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम सड़ चुका है। क्या आप लोग टफ लड़ाई के लिए तैयार हैं? नहीं होते तो क्यों आते, आराम से बहुत सारे लोग, कई लोगों को मैंने ट्रेंड किया, वो आजकल मुझे गाली देते हैं यूट्यूब पे, बैठ के वो तोंद फुला रहे हैं, बैठ के जन कुछ से कुछ बोल रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है, किसको काटता है। हम भी चैन से जी रहे होते। लड़ना तो हमारे, देखो हमारा लड़ने में हमारी, आप देखो जर्नलिज्म में मेरी यात्रा ही लड़ाई से शुरू हुई, और नौकरी छोड़ा वो भी मेरी लड़ाई से शुरू हुई। मुझे जीवन के हर पब्लिशर जो है ब्लूम्सबेरी को छोड़ा, अपना पब्लिकेशन स्थापित किया, वो भी मेरी लड़ाई से शुरू हुई, और अपना ई-कॉमर्स स्थापित किया, वो भी मेरी लड़ाई से शुरू हुई। अंकुर शर्मा भी, रोशनी एक लड़ाई ही लड़ रहे हैं। अब मुसलमानों का अल्पसंख्यक राइट जो है खत्म करे कश्मीर में, वो लड़ाई ही लड़ रहे हैं। और माता वैष्णो देवी आप फ्री करो टेम्पल, वो लड़ाई लड़। तो हम सब दोनों का इतिहास ही लड़ने का है। हम नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे, हमें लड़ना ही है, अपने धर्म के लिए लड़ना ही हमारा उद्देश्य है कि लड़ाई लड़ें और अपने धर्म को पुनः स्थापित करें समाज और राजनीति में, जिसको डिटोरिएट करके व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, मजहबवाद, सेकुलरवाद, फेकनावाद, समाजवाद, इन सब करके और सनातन गायब कर दिया। तो हम लड़ने के लिए ही आए हैं, बैठ तो नहीं सकते। ये जो आपने कुछ सरकारी यूट्यूबर की बात की, मैं आगे इसके ऊपर आता हूँ। उससे पहले एक हर हिंदू पार्टी को एक शिकायत होती है कि उसको फंड की कमी मतलब होती है। क्या आप लोग भी इसी समस्या को फेस कर रहे हैं कि पार्टी फंड की कमी हो रही मैंने है? कहा ना, इन सब से हम इन सब पे सोचते ही नहीं। हमारी लड़ाई बिल्कुल ही साफ सुथरी है, और ये परमात्मा ने पार्टी पैदा किया, हमने ना सोचा था। अंकुर भी एकजुट जम्मू बना के वहां पर लड़ रहे थे, हम अपनी पत्रकारिता से एक्सपोज कर रहे थे, पुस्तक से एक्सपोज कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे। ये पार्टी बन गई, तो इसको आगे चलाने वाले भी, ये अभी हमको, आपको लोगों को जो आध्यात्मिक नहीं उनको लग सकता है, किसी लोगों को इस पार्टी के लिए एक बात कही गई है, बड़े ज्योतिषाचार्य ने कहा, 2 चैनल पे भी कहा है हमारे, तो वो भी सब सुन सकते हैं। इस पार्टी में वही रह पाएगा जो सनातन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, वो नहीं रह पाएगा जो ऊपर से सनातनी है। इस पार्टी का स्ट्रक्चर ही ऐसा इस ढंग से किया गया है, और इस पार्टी में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाए जा रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसकी ट्रेनिंग होगी कि कल को आपको ये नहीं कि उठ के आ गए और कल को वो एक जो है अटैची खोल के बैठे हैं तो आप भाग गए अटैची देख के। नहीं, पूरे वैल्यूज के साथ हम काम करेंगे, और फंड की कमी भी नहीं आने देंगे। फंड की कमी भी हिंदू समाज नहीं आने दे रहा है, तो हम आगे भी नहीं आने देगा।
और सबसे बड़ी बात है, हम क्राउड फंडिंग से चल रहे हैं, हम कोई बड़े फंडिंग पे नहीं चल रहे हैं कि क्राउड फंडिंग से चल रहे हैं, उससे हम चीजों को खड़ा कर लेंगे। और एक बार आए तो चुनाव के खर्चे इतने कम हो जाएंगे कि संदीप देव विशाल अकेले चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। हम उस लेवल को राजनीति करने जा रहे हैं। ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं चारों तरफ से, घूम रहे हैं, पूरा 5 स्टार होटल पूरे बुक चल रहे हैं, ये सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो फंड के और ये अभी मैं कह नहीं रहा हूं, मैंने कहा कि कनाडा, अमेरिका में आप देखिए डिबेट होता है दोनों पार्टी के राष्ट्रपति के बीच, वो डिनर रखते हैं फंड कलेक्ट करने के लिए, डिनर रखते हैं, बराक ओबामा के साथ डिनर है, ट्रंप के साथ डिनर है। यहाँ आपने किसी को देखा डिनर उनर रखते? ये पैसा कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है ये पैसा? वहां डिनर करके इतने डॉलर जमा करते हैं तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। और 1700 कुछ डॉलर से ज्यादा आप सालाना डोनेट नहीं कर सकते, कनाडा का लॉ है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो उसके बाद वो जाते हैं, पंपलेट से लड़ाई होती है, जनता के बीच जाते हैं और लड़ते हैं। यहां तो आप देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, हवाई जहाज के हवाई जहाज चल रहे हैं। तो जो हवाई जहाज से पूरा उड़ रहा है और खासकर प्राइवेट जेट प्लेन से उड़ रहा है, उसको जनता का क्या दर्द है? भीड़ से पैसे आते हैं, पैसे देकर शराब देके वोट खरीदे जाते हैं, इस तरह की राजनीति हो रही है और विचारधारा को ताक में लगाया जाता है। कल तक वो कांग्रेस का था, भाजपा का हो गया, परसों फिर सपा का हो जाएगा, परसों बसपा का हो जाएगा, पूरी राजनीति का गडमगड कर रखा है। तो हम और हमारे साथ एक और बात है कि यदि हम धर्म से डिगे तो हमारा नाश हो जाएगा। ये हमारे को ज्योतिष विद्या ने बताया, यदि हम धर्म से डिगे तो हम दोनों का ही नाश हो जाएगा। इसलिए हम बाध्य हैं, हम बाध्य हैं, हम पे शनि महाराज न्याय के देवता हैं और वो हमारी कुंडली में है, हम बाध्य हैं। हम धर्म से डिगे कि हम गए, हम लड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम धर्म पर टिके हुए हैं। आपकी 18 तारीख को ऑफिस का उद्घाटन भी है। उद्घाटन नहीं है अभी, उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन बाद में होगा। अभी कार्यकर्ताओं से को बुलाया है 19 तारीख को। हम जो मंदिर मुक्ति आंदोलन आरंभ कर रहे हैं जंतर मंतर से, उसके लिए बुलाया और कार्यकर्ताओं से अभी तक जो हम संवाद कर रहे हैं, जो टास्क दिए गए होमवर्क्स हैं, उस पे सारे प्रदेश के कार्यकर्ता आ रहे हैं, पूरे 28 के 28 राज्य से आ रहे हैं। उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, दिक्कत में कहाँ उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कार्यकर्ता और मतलब राज्य लीडरशिप और केंद्रीय लीडरशिप के बीच एक लंबा एक दिन का संवाद है, हम वो रख रहे हैं। तो उद्घाटन अभी हम नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फिर उस समय चला जाएगा। फिर हमारा 19 तारीख को हमारा जंतर मंतर पे है, तो कार्यकर्ता जो देश भर से आएंगे, उनका समय, उनका पैसा, उनके श्रम व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। तो इसलिए हम उस तामझाम से मुक्त होके हम उनके साथ संवाद करने जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझने जा रहे हैं। टीम जितने गठित हुए हैं, सारी टीम से मिलने जा रहे हैं, कौन सा टीम अच्छा काम कर रहा है, किस टीम को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ किसको सपोर्ट लगाया जा सकता है, टीम में क्या रिप्लेसमेंट भी संभव है। ये सब बहुत सारी चीजें इंटरनल, ये टीम को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, किस राज्य की टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, जो टास्क दिया गया उसका रिजल्ट क्या है। जैसे तो एक मीटिंग की तरह है। नो वुमेन 50% नो वुमेन विल जॉइन ईएसपी लुकिंग। हमारे पूरा महिला विंग बन चुकी है, बहुत बड़ी महिला विंग है हमारे मध्य प्रदेश की को कन्वीनर महिला हैं, हमारी जो तेलंगाना की को कन्वीनर महिला हैं, और महिलाओं का बहुत मजबूत नेटवर्क विंग हमारा बना है। हमारे जो उत्तराखंड से को कन्वीनर है महिला हैं, सुजाता जी उनका नाम। तो हमारी पूरे राज्य में हम अभी आपको ट्वीट और सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे, हम बहुत ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमको मालूम है कि हमें सोशल मीडिया में उलझाने का बहुत सारा षड्यंत्र चलता है, तो अभी हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम आएंगे और बहुत ही तरीके से आएंगे, फिर भी अभी हम दिख जा रहे हैं आपको, लेकिन अभी इन लोगों ने देखा नहीं है, अभी हम दिखाएंगे और अच्छे से। अभी हम ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे है और महिलाएं बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में। तो चलिए वो के ऊपर भी आगे आएंगे, आपके ऊपर बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं हमारी, लड़कियां 18 साल की, 21 साल की, 22 साल की बच्चियां, सब जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम सनातन धर्म के लिए काम करें, वो अकेली यात्रा कर रही है। तो हमारी टीम हर तरह से सक्षम है।
कई लोगों को आपने प्लेटफॉर्म दिया, कई लोगों को आपने ट्रेन किया, कई लोगों को आपने उस लायक बनाया कि वो सोशल मीडिया में एक्टिवली काम कर सके। आपके काफी मतलब पहले क्लोज रहे। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सभी आपके खिलाफ लामबंद हो गए? क्या आपने पार्टी बनाने से पहले उनसे कभी कोई राय ली, कुछ समर्थन की बात की कि मैं एक पार्टी से जुड़ने जा रहा हूं, क्या आप लोग समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर क्या ऐसा वजह हुआ कि वो लोग आपके खिलाफ हो गए? पार्टी बनने से पहले से वो मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि उन सबको एक विशेष जगह से पैकेट मिलता है, मुझे सूचना है और वो पैकेट दिया गया है और उसमें से 1-2 तो पहले मुझे भी कह रहे थे कि संदीप भैया वहाँ फंड में के लिए जो है आप चल रहे हैं क्या? मैंने कहा भैया मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, प्लीज। तो इन सबको पैकेट मिला है और पैकेट के कारण चूंकि मैं भाजपा की आलोचना मैंने शुरू किया, नीतिगत आलोचना, न व्यक्तिगत टिप्पणी, न किसी के बारे में पर्सनल उनकी जिंदगी में कुछ बोलना, नीतिगत आलोचना जो एक पत्रकार का काम होता है, उसके बाद से ही ये कूद गए और इन सबको इसके लिए पैकेट दिया गया। एक ऑफिस काम कर रहा है, नॉर्थ साउथ एवेन्यू में एक ऑफिस काम कर रहा है, वहां एक बिजनेसमैन लगाए गए हैं। वो बिजनेसमैन कभी मेरे मित्र होते थे। उस बिजनेसमैन को ये काम दिया गया है कि संदीप देव को खत्म करना है, वो हमारे हितों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सनातन करता है और वो उसने हमारे प्रमुख जी पर केस मतलब शिकायत दर्ज करवाई। तो जहां भी इनकी बैठक होती है मुझे फोन करके, मैंने 2 प्रोग्राम भी बताए थे जहां मुझे इनके प्रोग्राम में बुलाया गया था, फोन करके कहा गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये पैकेटवाद सब है जो मुझे मतलब मुझे शूट करने के लिए शूटर, पैकेटवाद शूटर लगाए गए। तो इन सब का ऐसे भी पहले भी कोई चरित्र नहीं था, धर्म का अध्ययन तो बिल्कुल ही नहीं है इन लोगों का। और क्योंकि कई को मैंने ट्रेंड किया है, कई को खड़ा किया है, ये अहंकार की बात नहीं, जो सच बात है। और आईएसडीएंस जानते हैं कि किसको किसको क्या किया है। कुछ लोग शुरू से फर्जी थे, पैसा कमाने के लिए जो है धोखा देने के आदी थे, तो उन्होंने धोखा भी दिया है। कई बच्चों को इन्होंने चीट किया है फर्जी। एक ने तो मेरे नाम से फर्जी इंस्टीट्यूट तक शुरू कर दिया था, बच्चों से पैसे तक लिए, जब डपटा मैंने कि कैसे ये काम किया है, तो उसके बाद से वो उखड़ा हुआ है। तो ये फर्जी लोग हैं, दुकान सज गई है, सोशल मीडिया का दौर है, फर्जी लोग भी चलते हैं, अच्छे लोग भी चल रहे हैं। तो जो है ये बाकी एक दिन खुल जाएगा। कई लोग जो मुझ पर हमला कर रहे हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खुल गए हैं, पता ही चल रहा होगा, आपराधिक रिकॉर्ड भी खुल रहे हैं। तो ये सब है और मैं इस पे ध्यान भी नहीं देता। सोशल मीडिया आप देखो, मैं अपना कुछ लिख देता हूँ, कई दिन हो गए फेसबुक पोस्ट लिखे हुए, मुझे टाइम है तो बोलते रहे। बरसात भी मेंढक टटराते रहते हैं, हमें क्या बिगाड़ लेंगे, तो बोलते रहे। और बोलना अच्छा भी लगता है, तभी तो पता चलता है कि हम काम कर रहे हैं। और वो सब नहीं बोलेंगे तो हमें पता भी तो नहीं चलेगा कि नहीं हम कोई काम कर रहे हैं। तो आक्रमण होता है उसी पर जो काम करता है, तो होते रहना चाहिए। मेरा स्वागत मैं करता हूँ, जितना आक्रमण करना है करिए, इससे मुझे मजबूती मिलती है और दृढ़ निश्चय में ऐसे लड़ाई लड़ता हूँ। जब मैं रोज साधना करता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, तो मैं 2 ही बात करता हूँ कि भगवान मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रखना। तो मैं उससे बिल्कुल ही हिलने वाला नहीं हूँ। मैंने बड़े संकट देखे हैं, उससे हिलने वाला नहीं हूँ। कुछ लोगों की दुकान चलती रहनी चाहिए, पैकेट मिलता रहना चाहिए। पैकेट मिल रहा है, पैकेट देने वाले भी कभी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे जो आज पैकेट दे रहे हैं। तो हम सोचो कि सोर्स तो हमारे कितने मजबूत हैं। तो पैकेट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा, करने दीजिए। प्रफुल्ल जी पूछ रहे हैं संत और साधुओं का क्या योगदान है? बहुत बढ़िया। आपने अभी भी देखा होगा कि साउथ का जो सबसे बड़े योगी कहे जाते हैं, उनके साथ हमारी पूरी तेलंगाना की टीम मिलके आई है। तो उसके बाद आज भी हम एक बड़े जैन गुरु से मिलकर आए हैं, आपको पानीपत में, वहां हम मिलके आए हैं। तो हम लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी साधु संतों का मैं फोटोग्राफ आदि नहीं शेयर करता हूँ। एक जिनकी परमिशन मिल गई उनका कर दिया, बाकी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके साथ आगे आएंगे हमारे साथ जो है, और सबके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। अब मैं आज शंकराचार्य जी से भी जाके मिल चुका हूँ, जगन्नाथपुरी में मिला, यहाँ दिल्ली में मिला। तो हम अपना काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सोशल मीडिया के, हम ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड का काम, ग्राउंड वर्कर वाला काम नहीं, फालतू वाली जो बात है, जो ग्राउंड वर्कर कुछ भी सर्वे आता है और निकलता है कुछ ओरिजिनली, क्योंकि हम संगठन बना रहे हैं और संगठन को खड़ा कर रहे हैं। राज्य के संगठन को खड़ा करना
आप जानते हैं एक-एक बैठक 5-5 घंटे चलती है। एक-एक व्यक्ति को मैं खुद सुनता हूँ, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे हमारे यहाँ जो लोग हैं, बिल्कुल यंग नए विचार के लोग हैं। पॉलिटिक्स उनको नहीं पता है, पॉलिटिक्स के लिए क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग मॉडल्स आएगा जो इनको ट्रेन करेगा, तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे आपको सब दिखेगा। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने ग्राउंड वर्क क्लियर कर दिया, वरना मैं आपसे बोलता कि एक सरकारी यूट्यूबर है जो कि ग्राउंड वर्क भी करते हैं, आप उनको भी अपने साथ ले लीजिए, लेकिन अच्छा है कि आपने क्लियर कर दिया। करते रहें। नहीं, यहाँ वही आ सकते हैं जो जिनके अंदर धर्म का बीज पड़ा हो, तो ही वृक्ष बनेगा। जिसके अंदर धर्म का बीज नहीं है, वो कभी एकम सनातन भारत पार्टी से नहीं जुड़ सकता। सनातन नाम विष्णु का है, कोई जुड़ ही नहीं सकता, राक्षस प्रवृत्ति इस पे जुड़ ही नहीं सकता। और हमारे ग्राउंड वर्क जो है, इनकी तरह हवाई नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने जन्म लेने के साथ ही एक प्रयोग किया एक सीट पे, और हम वहां चुनाव भी जीत गए। ये कहते थे 500 व्यक्ति खड़ा नहीं कर पाएगा, तो हरिद्वार में 1200 व्यक्ति खड़े हो गए। अभी हमारा आप प्रयागराज का अधिवेशन देखना, अभी पंजाब का अधिवेशन देखना, अभी आप तमिलनाडु हम जा रहे हैं, तमिलनाडु का अधिवेशन देखना, मध्य प्रदेश के अधिवेशन देखना, छत्तीसगढ़ के अधिवेशन देखना। इनके पसीने छूट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी तो हरिद्वार से ही इनके पसीने छूट रहे थे। और उसके बाद हमने प्रयोग किया सिर्फ अपने इस शब्द संकल्प को। देखो हमारे टेबल पे हमेशा रहता है ये, ताकि हम भी विचलित कहीं इधर उधर बाएं दाएं ना हो, लेफ्ट राइट ना हो। तो इसको लेके मंदिर में हमने टीम बनाई, मंदिर से टीम बनाई, और 10 लोगों की टीम, और घर घर गई, इसको समझाया, और हम चुनाव भी जीत गए। तो ये हमारी रिजल्ट है अभी तक, कि हम अगर सही मायने में समझा पाए तो हम जीतेंगे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम हारने के लिए आए, हम जीतेंगे सही ढंग से। हम केवल अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए तो, और पहुंचाएंगे, प्रयास पूरा कर रहे हैं हम। जब आपने पार्टी की घोषणा की, उसके बाद हरिद्वार में जो अधिवेशन हुआ, एक मास्टर स्ट्रोकवादी के पूरा जो गिरोह है वो आपके खिलाफ सक्रिय हो गया और आपके पुराने ट्वीट्स उठा के चलाए जाने लगे। अच्छी बात है, इसी बहाने उनको कुछ जानने समझने का मौका मिला है। और मेरे जो पुराने ट्वीट्स है वो एक पत्रकार के ट्वीट हैं। पत्रकार के बहुत सारे बीट मिलते हैं, इनको पत्रकारिता का नॉलेज नहीं है। तो पत्रकारिता में आपको हेल्थ भी बीट होता है, सेक्स भी बीट होता है, रिलेशनशिप भी बीट होता है, फैशन भी बीट होता है। हर बीट पे आपको काम करना पड़ता है। जो मेरे ट्वीट चलाते हैं, उस ट्वीट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक लिंक, हर समय एक लिंक दिखेगा, यानी किसी लेख को हमने ट्वीट किया है। आपको हमेशा एक लिंक दिखेगा नीचे, कई विशेषज्ञों ने जो लेख लिखे हैं। आप अनुमति दे तो मैं उसको सामने दिखा भी दूं, वो लिंक भी साथ में दिख रहा है। हाँ, लिंक दिख रहा होगा, लेकिन जी अगर कोई नहीं, मैं बता देता हूं। तो ये देखिए, सबके नीचे लिंक दिखेगा आपको, मेरे जो ये लोग चलाते हैं। और ये पत्रकारिता का पार्ट है, ये बिल्कुल पार्ट है। और मैं इनकी पार्टी में आपको बताऊं, इनकी पार्टी का सुप्रीम लीडर से लेकर और नीचे की लीडर तक सब पे आपराधिक मामले हैं। और पत्रकारिता में लिखना कोई अपराध नहीं है। अगर ये अपराध होगा तब तो टाइम्स ऑफ इंडिया को बंद करना पड़ेगा, नवभारत टाइम्स को बंद करना पड़ेगा, सारे मैगजीन बंद करने पड़ेंगे। तो जिनको पत्रकारिता का जरा भी नॉलेज नहीं, वो लोग इस तरह का, और उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अभी कह रहे थे तू सन्नी लियोन पे लिखता है, खुद इन्होंने सन्नी लियोन की भीड़ की तस्वीर प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्वीट किया अभी केरल में। सन्नी लियोन का झूठ तो इनके साथ जुड़ गया। उसके बाद आप जो देखो, अभी देखना, इनके जो देहरादून का कार्यालय है, अब कार्यालय का पूरा सीवर लाइन कंडोम से जाम मिला। इनके कुकर्म आप देखते जाओ, पूरा सीवर लाइन कंडोम से जाम मिला। नॉर्थ ईस्ट में वेश्यावृत्ति का चकलाघर चलाता हुआ भाजपा का नेता पकड़ा गया, जो गिरफ्तार हुआ। इनका जो एनआरआई फ्रेंड जो है, एनआरआई भाजपा फ्रेंड्स का जो हेड था, उसको हैबिचुअल 27-26 महिलाओं के साथ रेप के लिए सजा मिली है। अंकिता हत्याकांड आपने अभी देख लिया है। इनके वित्त मंत्री जो वहां थे मध्य प्रदेश में, वो अपने नौकर के साथ पकड़े गए थे, क्योंकि विवाह नहीं करने का ढोंग करते हैं नौकर। एक उत्तराखंड में ड्राइवर का रेप करते पकड़ा गया। तो ये तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और हमारे यहाँ तो सेक्स पे लिखने वाले को आचार्य वात्स्यायन कहा गया।
आचार्य चतुर्सेन जिसने वैशाली के नगर वधू, सोमनाथ जैसी किताब काव्य कृति लिखी, उनका एक नर नारी किताब है, आप देखेंगे आचार्य चतुर्सेन का, वो देखेंगे। तो ये तो हमारी पत्रकारिता का पार्ट है, हम तो वही करते हैं जो पत्रकारिता में हम अपने बीट पे काम कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे वो जो लिंक है उसमें विशेषज्ञ जो है उन्होंने जनता के पूछे सवाल पे जवाब दिए, उसको लेख फॉर्म में लिख के उसको ट्वीट किया गया है। वहां फोरम चलते थे, जनता के क्वेश्चन जनता पूछती थी, तो हम तो उल्टा जो है फैमिली बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो लोग अपने नौकर और ड्राइवरों से बलात्कार करते हो उनको फैमिली से क्या लेना है। और ये तो उठाई गई जो पैकेट वाले लोग हैं, ये पैकेट वाले, एक पैकेट वाले का तो पता ही चल गया जो चला रहा था कि पैकेट वाला आपको अभी महाराष्ट्र में डंडा खाया था, पुलिस ने उठा के रखा। एक ये पैकेट वाला था जिसको अभी राजस्थान की पुलिस ने उठाया है, महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का डाटा लेके और अरब कंट्रियों को बेच रहा था। ये तो अपराधी लोग हैं, ये दूसरों का मुंह बंद कराना चाहते हैं। तुमको जितना ट्वीट मिलता है उठा लो, लेकिन मैं अपने मुद्दे से बिल्कुल हटने वाला नहीं हूं। और मैं तो आज भी अगर देखोगे कि JWSD पे सब पे मैं सेक्स पे खुल के बोलता हूं। अब मैं इनसे पूछता हूं कि क्या ये लोग डाउनलोड हुए हैं परख नली से? इनके माँ बाप ने सेक्स नहीं किए थे, कैसे पैदा हुए? ये डाउनलोड हुए हैं परख नली में, कहां से आए हैं? इनसे पूछा जाना चाहिए। इनके ऑफिस से कंडोम के पूरे नालियां जाम मिलती। ऑफिस के भाजपा कार्यालय के ऑफिस की पूरा सीवर लाइन कंडोम से जाम मिलता है। वहां ऑफिस के अंदर आलीशान रूम बना रखा है, तो किसको कहेंगे? इनके एक लीडर पे लड़की की जासूसी कराने का आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा चुकी है। ये किसको बोलते हैं ये लोग? तो इन सब की मानसिक दशा हिल गई है, कुछ नहीं कर सकते। तो पत्रकार, अरे पत्रकार तो खुल के लिखता है भैया, खुल के बोलता है। हम किसी भी बात में आज तक दबे छुपे रहे ही नहीं, ना तो मुझे दबा पाओगे। खुल के लिखता हूँ, खुल के बोलता हूँ, और यही मेरी पहचान है। न दाया न बाया, साफ साफ बोलता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ। और फैशन, सेक्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब पत्रकारिता के बीट होते हैं जिनको एक पैसे की समझ न हो, यानी इस पे लिखना होता है। जैसे क्राइम की बीट होती है, जैसे एविएशन की बीट होती है, सरकार की बीट होती है। बीट यानी वो क्षेत्र जिस पे आपको लिखना है, काम करना है। नई दुनिया में तो मेरी बॉटम स्टोरी सेक्स पे छपी है, जाओ अखबार की कटिंग भी उठा लाओ, उसमें तो लिंक नहीं मिलेगा, मेरा लिखा ही वो अखबार मिल जाएगा, बॉटम स्टोरी मिलेगी। बॉटम लाइन यानी अखबार का एक फ्लायर होता है जो ऊपर की स्टोरी होती है, बॉटम जो नीचे का स्टोरी होता है। जाए ना, नई दुनिया ढूंढो, 2008 से लेकर 2012 के बीच में संदीप देव की इतनी स्टोरी मिल जाएगी तुम्हें। घबराने की क्या जरूरत है? जाओ पढ़ो, अपने घर में भी पढ़ाओ, क्योंकि उससे शिक्षा मिलेगा तुम्हारे घर वालों को। बिना शिक्षा के तुमको भेज दिया है, इसीलिए नाली के कीड़े जैसे बर्ताव करते घूम रहे हो। तो फिर आपने, मतलब आपका पॉइंट ये है कि आपने जो कुछ भी, जो ट्वीट आपके शेयर किए जा रहे हैं वो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था? प्रोफेशन से जुड़ा है भाई। एक मिनट, भारत में सेक्स पे लिखना अपराध है? आप बताओ मुझे, सेक्स पे लिखना अपराध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। चकला घर चलाना तो अपराध है, गैर लाइसेंस, तो भाजपा का नेता मिला है। अपराधी ये, और आरोप मुझ पे लगाएं। इनका तो मैंने एक पूरा वीडियो दिया है, कितने महिलाओं के यौन शोषण किए हैं इनके, पूरे कांग्रेस की बीमारी इनके अंदर आ गई है। एक कांग्रेस में वो सुशील शर्मा वाला मामला था, नैना सानी, एक उत्तराखंड का भी अंकिता वाला निकल रहा था। ये तो हत्याएं तक कर रहे हैं सेक्स के, सबके सीडी बनाए घूम रहे हैं। कौन नहीं जानता कि संजय जोशी का कैरियर कैसे खत्म किया गया? ये तो सीडी बनाने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग मदनी उदनी के पीछे चल रहे हैं, सब जानता है इनके। बिना विवाह के ये ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लिए। इतना आध्यात्मिक है क्या? आध्यात्मिक का एक पैसा का नॉलेज नहीं है, कैसे आध्यात्मिक हो गए ये? वो तो कर्म में दिखने चाहिए। तो अपराध कर रहे हैं ये, और पत्रकार को कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो खजुराहो रहा, कोणार्क रहा, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखे, और ये आचार्य चतुर्सेन ने लिखे, तो बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे हैं। इनको क्या पता है? इसको कालका पुराण में, जब जो अभी मैंने कालका पुराण पे किया है और जो एपिसोड पूरा किया है, तो पढ़े उसको कि प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कह रहा है सांख्य दर्शन। कुछ मालूम तो है नहीं, बस आ जाते हैं ये किसी कुछ फैलाते रहो। मैं तो कह रहा हूँ जो जिस मेंटलिटी का रहता है वो उसी मेंटलिटी को पकड़ता है, तो फैलाते रहो। और इसमें मैंने कुछ हम तो लिखते, आज भी बोलता हूँ, आज भी लिखता हूँ, तो उसमें क्या हर्ज है?
सुना है कि एसबीडी में असंतोष है आपके हिटलर स्टाइल से। हाँ, निर्मला पांडे जी लिख रही हैं कि सुना है कि एसबीडी में असंतोष है आपके हिटलर स्टाइल से। इसी से पता चलता है कि कुछ लोग पार्टी के अंदरूनी बात को बाहर करते हैं, तो ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पार्टी खराब नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोग पार्टी के इन अंदरूनी मसलों को बाहर बाहर डिस्कस करते हैं, और ये पार्टी है, कोई सराय नहीं है कि अंदर की चीज आप बाहर डिस्कस करेंगे। ये निर्मला जी के बयान से ही साबित हो गया कि हमारी पार्टी का कुछ लोग हैं, ऐसे 4-5 लोग हैं जो पार्टी की पॉलिसीज अंदर है उसको बाहर डिस्कस करते हैं, वो मेरी नजर में आते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। पार्टी अनुशासन से चलेगा। ये केजरीवाल की अराजकता जैसी पोजीशन जो थी, वो अराजकता यहाँ नहीं पैदा होगी। जब पार्टी में आप अनुशासन नहीं रहेंगे, कल आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो आप सबसे पहले जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो कहते हैं शपथ दिलाई जाती है कि आप गोपनीयता, पद की गोपनीयता बनाए रखेंगे, और वही आदमी ले जाके अपने देश के फैक्ट बेच देता है। तो जब आप पार्टी में गोपनीयता नहीं बनाए रख सकते तो आपको पार्टी में रहने का हक ही नहीं। आप बाहर जाइए, कुछ और काम कीजिए। ये तो मैं इस मामले में बहुत हार्ड हूं। अभी आपने मेरे से कई चीज पूछी है, मैंने कहा ना समय आने पे बताऊंगा। मेरे पास जानकारी होते हुए भी मैं नहीं बता सकता। तो कुछ लोग पार्टी के चीजों को बाहर डिस्कस करते हैं। वो बाहर अनुशासन संहिता कमेटी बनी हुई है हमारे यहाँ, और वो उस पर निगरानी करती है, देखती है। उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। किस चीज पे आरोप है और जो आरोप लगा रहा है, दोनों का पक्ष रखा जाता है, दोनों से प्रूफ मांगे जाते हैं, दोनों को सामने रखा जाता है। जिसकी गलती है उससे माफी मांगने को कहा जाता है। ये पार्टी है, ये सराय नहीं है, ये मैं साफ बता दूं। जब आपने अनुशासनहीनता की बात की तो कई लोग आपकी पार्टी से निकाले गए हैं। अभी हाल में कुछ लोग निकाले गए हैं शायद। कुछ लोगों का आरोप है कि उनको सिर्फ सवाल पूछने की वजह से बाहर कर दिया गया। सवाल उनको बताया जाना चाहिए कि क्या सवाल पूछा। आप ये देखो, आप खुल के, अभी एक और चैनल पे था, उन्होंने मेरे से पार्टी से जुड़ी सब सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, आपको जवाब दे रहा हूँ। अंकुर शर्मा जहां जा रहे हैं वहां जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोग इस पार्टी में पैसा कमाने के उद्देश्य से आए थे, बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे। उनके बिजनेस और पैसा कमाने के उद्देश्यों को हमने बिल्कुल खत्म किया है, इसलिए वो बौखलाए घूम रहे हैं। सवाल से तो पार्टी हमने खड़ा किया है कि सवाल उठाकर, और यहाँ तो अनुशासन समिति है जो पूरे उनके सवालों को लेती है, करती है। कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते पकड़े, कैसे टॉलरेट कर ले। अब वो बाहर क्या कहेंगे, ये बात बाहर क्या कहेंगे। और सबके सबूत बाकायदा हमने सबूत रखे, जिनके भी हटाए गए सबके सबूत फाइल बनाए गए, ताकि जब वो ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे तो उनके फाइल पब्लिक में जारी कर दिया जाए। ये लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि वो सवाल पूछ रहे थे कि वो बिजनेस करने आए थे। पार्टी है, ये सराय नहीं है। पार्टी अनुशासन से चलेगा, ये मेरा साफ मानना है। पीएनजी लिख रहे हैं, निर्मला पांडे जी, बीजेपी ब्रिंगिंग खिलजी रूल बैक। अब खिलजी रूल तो खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब ने जो किया वही काम ये मंदिर और मूर्तियों को तोड़ के कर ही रहे हैं। ये आधुनिक रूप से तो वही काम कर रहे हैं जो मुगल काल में और खिलजी वंश में उन लोगों ने किया था। तो बात तो सही है। संदीप भाई, इसका प्रभाव पार्टी पर पड़ सकता है। वो आपके ट्वीट्स को लेकर बोल रहे थे, पुराने जो ट्वीट्स कोई हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम स्पष्ट हैं। कोई किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव उनका पड़ता है जो सेक्स को लेकर कुंठित हैं, सेक्स को लेके। और हम अगर हम पे प्रभाव दिखाना चाहेंगे तो हम इन सबके सेक्स सीडी जारी कर देंगे। फिर उसके बाद ये एक्ट देखें। हम तो अभी लिख रहे थे, राइट कर रहे थे, इनके एक्ट जारी करेंगे हम तो। अभी इनको अच्छे पत्रकार से पाला नहीं पड़ा है। एक गटर के पिस्सू को पाला पड़ा था, मुंह बंद हो गया उसका ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको अभी अच्छे पत्रकार से पाला नहीं पड़ा है। आप फिर जाके कहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया बंद कराओ, नवाज टाइम्स बंद कराओ। और सेक्स से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी पैदाइश जहां से वे लोग हुए हैं पहले सवाल वहां कर लें। सेक्स का लेख पढ़ने से दिक्कत है, और लड़की की जासूसी करा सकते हैं, वेश्यालय चला सकते हैं। ऑफिस से कंडोम का पूरा इनके यहाँ जाम मिला है, पूरा नालियां जाम मिली। इतना बड़ा दोगलापन और पाखंड जो है ये यही लोग कर सकते हैं। ये कम्युनिस्टों से भी गए गुजरे हैं। ये सीताराम गोयल जी ने कहा था, ये कम्युनिस्टों से भी गए गुजरे हैं। तो इन सबके भी बहुत सारी चीजें जारी हो जाएगी। हमारा तो
मैं तो लेखक हूँ, कल परसों भी मैं लिख रहा था और बोल रहा था, तो मेरे को इस पे कोई असर नहीं पड़ता और ना मेरी पार्टी को असर पड़ता है। अच्छा, आपके इस्लाम को लेकर भी पुराने ट्वीट्स वायरल किए जा रहे हैं जो कि मास्टर स्ट्रोकवादी की तरफ से कराए जा रहे हैं। कौन सा ट्वीट है? ये मैं आपको लास्ट के 2 पढ़ देता हूँ, बाकी 2 अलग है। कांग्रेस देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकी। यह देश अब हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं चाहता, अमन और शांति से आगे बढ़ना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी के फेवर में ट्वीट है। नरेंद्र मोदी को हटा दो। ये जो ट्वीट है 12 का जो ट्वीट है, ये नरेंद्र मोदी के फेवर में ट्वीट है, क्योंकि कांग्रेस उन पे हमला कर रही थी नरेंद्र मोदी पे, मुस्लिम वाले इश्यूज को लेके। तो पहले अपने लीडर को हटा दो पोस्ट से। ये तो मोदी के फेवर में ट्वीट किया गया था। दूसरा कि मैं मुस्लिम भाइयों को भी सल्यूट करता हूं कि मुस्लिम का युवा अब विकास से सांप्रदायिकता खुद से को चूक जोड़ता है, नहीं ये भी है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में ट्वीट है कि कांग्रेस उस समय दंगे करवा रही थी, ये कांग्रेस को एक्सपोज करते हुए और विकास से जोड़ता है, यानी नरेंद्र मोदी के विकास से 12 में नरेंद्र मोदी को लाने के लिए ये ट्वीट किए गए थे। हटाओ उस नरेंद्र मोदी को। मेरे ट्वीट से प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर जाओ। और ये तब था जब कांग्रेस ने दंगे करवाए थे, जब मैंने ये किताब लिखे थे, हिंदुओं को जलवाया था जो साबरमती एक्सप्रेस में, वो कांग्रेस के कई वर्कर थे। और ये उसी समय का ट्वीट है जब देखोगे नरेंद्र मोदी की सद्भावना वाला ये जुमला चल रहा था, टोपी उपी जब चल रहा था, टोपी नहीं पहनेंगे ये वो, ये नरेंद्र मोदी के फेवर में ट्वीट है। ये इतने मानसिक रूप से मूड हो चुके हैं कि अपने नेता के पक्ष के ट्वीट को भी मेरे पे हमला करने के लिए उपयोग करते हैं। अब इसका क्या कर सकते हैं? तो और ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि मैं मोदी समर्थक था, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। जी, आपने उस समय जो भी किया, तो फिर ये क्या एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, जैसा कि अलग-अलग क्या करेंगे इनके पास? अब ये संजय जोशी को उसका पीटी कांड झूठ मूठ कर दिखा के खत्म कर दिए, यही सब करते रहे। मेरे लिए तो कुछ मिल नहीं रहा इनको, क्या करेंगे? समस्या ये है ना कि इनको क्या करेंगे? ये बौखलाहट में कुछ तो करेंगे, तो अपने आप को बौखलाहट में अपना शरीर खुजला रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? ये इनके हाथ में है क्या? ये यही सब कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। जिस पार्टी में का सीवर जाम कंडोम से मिल रहा, वो पार्टी के वर्कर्स सवाल पूछने के लायक भी हैं पहले? अच्छा, आपका आज जो समलैंगिकता पे स्टैंड है, शायद समलैंगिकता के खिलाफ है, और पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है वैसे? वो चीज आप क्लियर कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। मैं तो वो क्या कर क्लियर करना है? वो भागवत जी के खिलाफ मैंने क्यों मामला दर्ज कराया? भागवत जी के खिलाफ क्या क्यों मामला कराया? कि हमारे शास्त्रों में ढूंढ रहे थे जो लोग समलैंगिक है। मैंने कहा आप अपने घर में रहिए, मैं आप 2 लोग बिस्तर में क्या कर रहे थे हमें कोई लेना देना नहीं है, और वो क्राइम में नहीं आता, अपना पर्सनल जो भी कर रहे हैं उनके लाइफ है। उसमें मैंने लिखा भी था हमारे वकील ने कि मैं उनको कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रति मैं सम्मान है, आप जो अंदर करना है। और उसको पब्लिक फोरम पे लाके और समलैंगिकता का विवाह का मान्यता दीजिए, ये पूरे विवाह संस्था को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो। आपको अपने कमरे में जो करना है करिए, सार्वजनिक जगहों पे आप विवाह की मांग नहीं कर सकते। पूरा हमारा कल्चर, हमारे सिस्टम ही खराब हो जाएगा। विवाह के फिर वो बच्चे लेंगे, एडॉप्ट करेंगे, फिर बच्चों का यौन शोषण करेंगे, उस बच्चे को बेचेंगे, अभी अमेरिका में हो रहा है। तो समलैंगिक विवाह के खिलाफ है हमारी पार्टी। अपना वो अंदर जो कर रहे हैं करें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। एक आपका पुराना ट्वीट वायरल कराया जा रहा है, जब समलैंगिकता का समर्थन करने, मतलब जो लोग समलैंगिकता का विरोध कर रहे थे, आप उनके ऊपर तंज कस रहे थे। क्या है दिखाना? मेरे को तो याद भी नहीं है ना। ये शिवलिंग वाली स्टोरी मैंने दे दी है। ये बाकायदा उत्तराखंड में इस पर मंदिर बना हुआ है। उत्तराखंड में इस कथा पे, ये हमारी पौराणिक कथा है, इस पे मंदिर बना हुआ है। ये भी एक आप देखोगे नीचे लेख का कमेंट वो है। और इस स्टोरी का हेडिंग आप लोग सर्च कीजिए, आपको सारे अखबारों में मिल जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनली जो है ये कथा है। तो बाकायदा इसके लिए हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर भी बना हुआ है, इस पे मैंने बता दिया है। ये जो एनल सेक्स को लेकर ये लिख रहे हैं, ये एक डॉक्टर का लिखा हुआ लेख है। आप लिंक देख लीजिए, नीचे लिंक दिखेगा आपको। और इस डॉक्टर से जो है एक व्यक्ति ने पूछा, और उस व्यक्ति को डॉक्टर ने समझाया कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।
और बाकायदा इस पर अभी जो पंकज कपूर की एक फिल्म आई है, क्राइम जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, सेकेंड एपिसोड पूरा इसी पर है। और पत्नी हत्या कर देती है पति को। ये बहुत बड़ी समस्या है विवाह टूटने का। इस पे डॉक्टर ने जवाब दिया था और कहा था आपको महिला का सम्मान करना चाहिए, अगर वो ना कहती है तो ना कहना चाहिए। एक पति के सवाल पे डॉक्टर का ये लेख है, जिसको मैंने ये लेख मैंने शेयर किया था, और बाकायदा इस पे फिल्म बन गई है। फिल्म पंकज कपूर की मैं बताता हूँ, क्राइम जस्टिस सीजन 2 आप जाके देखें। पत्नी हत्या कर देती है। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और इसके कारण कई केस गए हैं, कई तलाक के केस हुए हैं। तो इन्हें कुछ मालूम तो है नहीं, न इनको सोशल इश्यूज पता है, न कुछ है, अनाप शनाप झूठ फैलाते हैं। नीचे लिंक लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी और के लेख है, और ये लेख इतने महत्वपूर्ण है कि इस पे फिल्म बन चुकी है, वेब सीरीज बन चुकी है। एक आपका ट्वीट है 12 दिसंबर 2013 का, जिसमें समलैंगिकता को अनैतिक कहते हो मूर्खों, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। जो हाँ, समलैंगिकता को लेकर ये था, क्योंकि समलैंगिकता को मैंने अभी भी कहा कि अगर आप घर के अंदर कुछ कर रहे हैं तो उससे मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, साफ नहीं कर रहा हूँ। और ये भी इसलिए हुआ था कि इसमें आरएसएस पे किसी ने हमला किया था। ये भी आरएसएस के बचाने के लिए ट्वीट था। मैं आरएसएस और भाजपा समर्थक था, इसमें किसी को शक नहीं है। तो ये आरएसएस पे हमला किया गया था। आरएसएस पर इसी को लेकर हमला किया तो कमलेश तिवारी का गला कटा था। ये हमला आरएसएस पे था और ये कांग्रेसियों ने हमला किया था। आरएसएस के बचाव में ये कहा गया था ये बात। अब आरएसएस और मोदी के बचाव में जो कहा गया उसे मेरे खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। यानी ये मानसिक रूप से कितने दिवालिये लोग। आरएसएस पे तो ये बार बार आरोप लगता रहा है। कमलेश तिवारी का गला इसीलिए कटा था, किसी ने आरएसएस को समलैंगिक कहा था तो कमलेश तिवारी ने उनके किसी को कह दिया था किताब उताब से ढूंढ के, तो उनका गला कट गया। तो ये आरएसएस पे कांग्रेस का हमला था, मैंने कांग्रेस को जवाब दिया। तो आज आपको लगता है कि ये करके आपने गलत किया, जो आज नहीं, उस समय मैंने अभी कहा गलत है। अगर कोई कमरे में कुछ कर रहा है, मैं अभी भी क्लियर कर चुका हूँ, कोई दो व्यक्ति अपनी निजता कमरे में क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा कोई इशू ही नहीं है। मैंने कहा कि वो विवाह में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। मैं उसका ये तो तुरंत है मेरे आप, और अभी नहीं कह रहा हूं, आप मेरा जो ट्वीट दिखाए हो, मेरी शिकायत की कॉपी देखो जो मोहन भागवत को लेके है, उस शिकायत की कॉपी में बात लिखा हुआ है। मेरे विचार कोई विचलित नहीं हुए। आप शिकायत की कॉपी भी निकालो, देखो उसमें एक लाइन लिखा होगा। नहीं, उसमें लिंक है सर, उसमें जो आप बता रहे हैं इसमें एक लिंक है जो नीचे, और उसमें भी लिंक है। क्योंकि हमने इसमें एक सपोर्ट दिया था आरएसएस पे जब हमला हो रहा था, तो अमेरिका या कहाँ की सर्वे थी, उस सर्वे का सपोर्ट मैंने दिया था। ये आरएसएस को बचाने के लिए, जिस पे आरोप लगते हैं समलैंगिक संघ के, ये उसके बचाने के लिए। अब ये बात है ना कि आरएसएस और मोदी को बचाने वाली बात को भी, तो ये देखो कितने नीचे गिर गए। अच्छा, एक आपके पार्टी के ही कुछ लोग हैं, जैसे बता रहे हैं आपकी, जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उन लोगों का ही आरोप है कि पार्टी का जो ऑफिस बन रहा है उसमें भारी भरकम फंड लगाया गया और जो पार्टी मेंबर्स थे उनसे राय तक नहीं लिया गया। पार्टी सारे पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसी से राय ली जाएगी। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं, उससे राय नहीं ली जाएगी। भाई आप ये बताओ, फिर तो सबसे हम चिट्ठी लिखवाते चले। डिसीजन मेकिंग बॉडी का कोई महत्व होता है? और सबसे बड़ी बात है, ये आप तक कोई ले गया, इसका आप समझ रहे हो कि पार्टी अनुशासनहीनता कौन लोग कर रहे हैं। कल को जब, अब ये तो निर्मला जी के भी सवाल से पता चल गया और आपके सवाल से भी पता चल रहा है, यानी ये लोग पार्टी में विश्वास के लायक हैं पहले कि इनको कभी कमिटी में कोई निर्णय के लिए लिया जाए, जो कल वो विशाल व्यू को भी कह दे, निर्मला जी को भी कह दे, सबको कहे, ये क्या डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहने लायक हैं? अब इसी से आप समझ लो, इसी से क्लियर हो गया कि वो लोग पार्टी के अंदर रहने लायक नहीं है, रखे जाने लायक नहीं, क्योंकि वो किसी के मोल हैं, किसी के ट्रोजन हॉर्स हैं, जो यहाँ चाहते हैं कि पार्टी के अंदर बैठ के हमारी डिसीजन बाहर लीक करें, ताकि किसी को वो जो है, किसी दूसरे पार्टी को, संस्था को, हमारे वो डिसीजन हम कुछ लोग जो विश्वसनीय है उन्हीं के बीच रहता है, तो किए गए, उन तक सूचना जा नहीं पा रही है, इसलिए बौखलाहट बहुत बढ़ गई। अब इसीलिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि विशाल से कुछ वाले, निर्मला जी से कुछ वाले। पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में वही लोग हैं जो पार्टी के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है,
वो लोग नहीं जो ट्रोजन हॉर्स हैं। आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि आप जिसको पसंद नहीं करते हैं या जो आपको पसंद नहीं करता उसके साथ आप शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। किसके भाई? मैं तो कह रहा हूं ना कि कौन है, नाम तो बता दो। हम तो, अगर मैं शत्रु जैसा व्यवहार करता तो एकजुट जम्मू को यहाँ इस नेशनल बनाने में मेरी बड़ी भूमिका रही है, तो आप इतने सारे लोग जुड़ रहे होते हमारे साथ। आप तो आए थे, हरिद्वार आए थे, हरिद्वार में कितने लोग थे? और हरिद्वार में ज्यादातर लोग मेरे जानने वाले थे नहीं थे। तो कोई आदमी वैसे ही कोई जुड़ जाएगा मेरे साथ अगर मैं इस तरह का बर्ताव करूंगा। ये वो लोग, वो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स कुछ भी कहेंगे, हमारी नजर है और मेरी नजर बहुत पैनी है, पत्रकार की नजर है और वो कभी चूकती नहीं है। ऐसे लोगों पे मेरी निगाह बहुत लगी हुई है। और ट्रोजन हॉर्स तो पार्टी में नहीं रहेंगे। ट्रोजन हॉर्स ने ग्रीक को हरा दिया था। अंदर से ट्रोजन हॉर्स की कहानी सबको पता है कि कैसे हारे थे। तो ये जो पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं ना, वो नहीं, वो उनको डिसीजन मेकिंग बॉडी से वो बाहर रहेंगे। और वो शायद कल को अनुशासन समिति के समक्ष इनके नाम जैसे जैसे आ रहे हैं, अनुशासन समिति के पास जा रहे हैं, अनुशासन समिति इसको देखेगी, तय करेगी। लेकिन ट्रोजन हॉर्स तो डिसीजन मेकिंग बॉडी से बाहर ही रहेंगे। उसमें क्या अगर हुआ यही कि बात है ना, तो इनको अपने, आप ये सोचो ना, ये मुद्दे इनको रखना चाहिए पार्टी अध्यक्ष के पास। महासचिव के खिलाफ कुछ है तो आप पार्टी अध्यक्ष के पास रखो ना। पार्टी अध्यक्ष को पता नहीं है, विशाल विंच को पता है, निर्मला पांडे जी को पता है, तो समझ सकते हो कि ये किसके द्वारा प्रायोजित लोग हैं। तो आप ये मानते हैं कि एकम सनातन दल में भी कुछ लोग बाहर से प्लांट किए गए हैं? वो जो तो आए, देखो ये तो प्रक्रिया है, वो आई है और वो नजर है हमारी बनी हुई। हम इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और इतना काम कर चुके, उनके नाम भी आप नहीं जानते हो, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनके नाम आप जानते हो, शिकायत वाले भी। और बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनके काम आपको दिखेंगे रिजल्ट में। और बहुत सारे ऐसे हैं जो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ आए थे, किसी के द्वारा भेजे गए थे डिसीजन मेकिंग बॉडी में। जैसे कभी एक चुनावी सर्वे वाले को हर पार्टी में कोई बैठवाता था, उस पार्टी का सारा सूचना लेता था, आप जानते ही उसको। अब वो आजकल बिहार में है। तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए कुछ लोग आए थे और मैं ऐसे लोगों को पहचानने में माहिर हूं। इसलिए उनको सारी जो गुटबंदी कर रहे हैं, वो ये संदीप देव को साइड करो, क्योंकि ये हमारी साजिश चलने नहीं दे रहा है। और इतनी मेहनत से सनातनियों की पार्टी बनी है, सोच के देखो अगर इसमें साजिश चल गई तो सनातनी, जितने लोग सनातन धर्म इससे जुड़े हैं, उनको कितनी निराशा हाथ लगी। किस तरह से आज जैसे केजरीवाल के कारण आंदोलन से सबका भरोसा उठ गया, नरेंद्र मोदी के कारण लोगों को हिंदू, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुद्दे से भरोसा उठ जाए, हिंदू सबसे भरोसा उठता जा रहा है। और कल को हम ये करें और कहेंगे ये अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए, यही लोग कहेंगे, तो देश क्या संभालेंगे? तो पार्टी संभालने के लिए कुछ कड़े डिसीजन लिए जाते हैं, कड़े फैसले लिए जाते हैं और वो जरूरी होता है। तो ये अब षड्यंत्र विद इन पार्टी चल रहा है, आउटसाइड पार्टी चल रहा है आपके खिलाफ? हम पे असर नहीं पड़ रहा है, बाहर चले अंदर। हमको डिसीजन मेकिंग में जिसको लेना है वही लोग रहेंगे जो बहुत निष्ठावान है और पार्टी के प्रति एकनिष्ठ है, सनातन धर्म के प्रति एकनिष्ठ है। वही लोग इस पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें। आप एक दो फोटोग्राफ तो हम डालते ही हैं। जो जिन लोगों ने शिकायत की है वो आज तक एक व्यक्ति से नहीं मिले, और जिन्होंने नहीं शिकायत किया है वो आपको मैंने एक फोटो सिर्फ दिया। अभी नाम मैं नहीं ले सकता, हमारी बाध्यता है कि सबसे बड़े लोगों से जाके मिलके आ रहे हैं, और जो नाम ले रहे हैं उनसे पूछो कि तुमने अब तक क्या किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो ट्रोजन हॉर्स की भूमिका में। कुछ बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल भी बेचैन हो रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं, और उनसे पूछेंगे तो ये पूरे हमारे संकल्प को ही पानी दिखा देंगे, क्योंकि अंत में वो संघ के ही निकलते हैं। भाजपा का संघ का विरोध करो लेकिन पार्टी ना बनाओ, वो उस तरह की विचारधारा के लोग। ऐसे बहुत निकल गए हमारे जो भाजपा संघ का विरोध करते थे, आप भी देखते हो, लेकिन पार्टी मत बनाओ, अंत में वोट उसी को देंगे। तो क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो? अच्छा पक्ष लो भाई पार्टी का। नाटक करके हिंदुओं को क्यों गुमराह करते हो? साफ मैं ये सवाल, जी एक मिनट, मैं आपसे ये सवाल पूछने ही वाला था कि ऐसा क्या हुआ कि एकम सनातन दल बनने के बाद कुछ लोग जो पहले बीजेपी आरएसएस का विरोध करते थे, आज वो प्रो हो गए, उनके प्रो हो गए, क्योंकि उनको वो था कि
वो ये कुछ लोग लगाए गए थे जो चोखे लोग, गुस्सा, और अंत में विकल्प क्या है तो भाजपा, तो गुस्सा होकर भाजपा की तरफ डाइवर्ट करते हैं। इनका डाइवर्जन टैक्टिक्स नहीं काम किया, पार्टी बन गई। तो वो जो कुछ लोग हैं, उसके अलावा बड़े इंटेलेक्चुअल्स बता रहा हूं, ऐसे लोग, एक ने उन इंटेलेक्चुअल से हमने पूछा कि क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, जवाब ही नहीं था। हम तो डायरेक्ट फोन लगा देते, किसी को भी, किसी को प्रॉब्लम हो मैं डायरेक्ट पूछता हूं, कोई तीसरे से पूछ रहा हूं, उससे कर रहा हूं, वो मिलावट करके मुझे बताएगा ना, मैं सीधी बात करता हूं, एकदम सीधी बात, कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है विरोध है भाजपा और संघ, वो भाजपा और संघ के ही नमक आटे दाल को इतना खा चुके हैं कि वो कितना भी करेंगे उनके डाइल्यूजन्स उनके अंदर आया हुआ है। तो हम इससे मुक्त हैं, हम भी मुक्त हैं, अंकुर शर्मा भी मुक्त है, और हमारी पार्टी के जो स्टैंडिंग कमेटी है, पदाधिकारी हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी इससे मुक्त हैं। हमने भाजपा के आटा नमक चावल दाल नहीं खाए। आपके ऊपर जैसे जिन लोगों ने आरोप लगाए, उसमें ये भी आरोप था कि आपने उनके निजी जानकारी को सार्वजनिक किया। मैं बात निजी जानकारी, जब मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इसीलिए तो मेरा पत्रकारिता काम आता है। क्राइम रिपोर्टर में अपराधी का पूरा डिटेल जारी किया जाता है, प्रेस रिलीज पुलिस देती है। अब जो हमको रोज हमारी फैमिली पे, मेरी पत्नी को गाली देके उसने स्पेस किया, अब मैं तो उसको अभी पुलिस से डंडा लगवाने वाला था, उसके 4 लोग पांव हाथ आके पकड़े हैं, संदीप जी अपनी विचारधारा का छोड़ दीजिए, गिरगिराए हैं, वरना तो उसको उठा के मैं पुलिस से डंडा लगवाने वाला था। सारे सबूत है उसके खिलाफ मेरे पास। मेरी फैमिली को गाली दिया, पत्नी को गाली दिया, वो सारे हैं मेरे पास। और वो अपराधी जिसको पुलिस उठा के ले गई, जेल में बंद रहा, थाने में हाजिरी लगाता रहा, डंडा खाया, क्रिमिनल का रिकॉर्ड तो पुलिस जारी करती है मीडिया को कि ये क्रिमिनल है, बल्द इसका बेटा है, ये यहाँ का है। क्रिमिनल का तो रिकॉर्ड जारी करने के लिए पुलिस करती है, वो तो क्रिमिनल है, उसका रिकॉर्ड जारी किया है। तो फिर इससे मतलब एक जो भी आपका विरोधी खेमा है उनके बीच में तो यही प्रसारित करवाया जा रहा है कि संदीप देव जी से कोई हिंदू उनके अगेंस्ट है तो वो उसके दुश्मन हो जाएगा। तो क्या आप मेरी फैमिली को गाली दोगे? मेरी पत्नी को गाली दोगे? कौन सा सनातन सिखाता है आपको? अगर दुर्योधन का व्यवहार करोगे तो जंघा तोड़े जाएंगे ना भाई, दुशासन का व्यवहार करोगे तो हाथ उखाड़े जाएंगे, ये तो हमारे सिद्धांत कहता है। आप मेरी पत्नी पे वार करो और मैं चुपचाप रहूं, इतना बड़ा मैं नपुंसक तो नहीं हूं ना। मैं तो अभी भयानक डंडा लगवाता, 4 लोग पैर पकड़ लिया आके, उसी के लोग कि संदीप जी उसका पूरा कैरियर खत्म हो गया है, आपने जो कह दिया, उसको ठेके मिलने बंद हो गए हैं, अभी वो दूसरे वो तो उसके एक्सपोजर हो गए हैं। वो मैंने आपको ही भेजे थे कि फंड मिला तो गोवा का ट्रिप करके आया है ये लोग, मुझे खत्म करने के लिए फंड मिल रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो किसी सनातनियों की क्या लड़ाई लड़ूंगा? अपनी पत्नी की मैं रक्षा नहीं कर सकता तो किसी महिला की क्या रक्षा करूंगा? मेरा विजन साफ है एकदम, जैसे टिट फॉर टैट, कांटा कांटे से निकलेगा। मैं अहिंसावादी नहीं हूं, मैं रुई का फाहा लेके घूमने वाला आदमी नहीं। विशाल दादा, चाणक्य का वक्तव्य आ गया, साथ ही मालूम पड़ गया कि सेंगल क्यों लगाए गए नए संसद भवन में, सेंगोल कर गए। चाणक्य जी कह रहे हैं कि आपका सेंगोल लगा दिया है, अब आप 24 में सारे एनडीए की सीट आने चाहिए, गले पर बैठने की आदत नहीं गई नहीं। क्या? मैं तो समझा नहीं, आप किसी पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, मैं आपसे ये बोल रहे हैं ना कि सेंगोल के नाम पर वोट मांग रहे हैं अमित शाह, ये बता रहे हैं। वो भाई वो पूरा पार्टी इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, गणेश जी की मूर्ति को हटा के फोटो खिंचवाते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट है। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना गया है। जो जितने भी चोल वंश के राजा थे वो सत्ता के हस्तांतरण हुए, यहाँ भी बना के माउंटबेटन को दिया गया, फिर नेहरू को दिया, सत्ता का हस्तांतरण। कल से ये क्यों नहीं ओम बिरला को प्रधानमंत्री बना देते हैं? सत्ता का हस्तांतरण कर दो। प्रतीक कुछ है, प्रेजेंट कुछ कर रहे हो, केवल इवेंट दिखाने के लिए। अब उसके नाम पे वोट मांगे जा रहे, तो दिख ही रहे, राजदंड ब्रह्मदंड कर रहे हैं, मालूम है नहीं? राजदंड पे ब्रह्मदंड गुरु होते थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु वेद व्यास जी, विदुर, ये होते थे। झंडा इन्होंने तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म कर दिए, निष्प्राण झंडा को गुरु बना दिया।
और शस्त्रहीन माता को उन्होंने भारत माता बना दिया, और अब सेंगोल को ये ब्रह्मदंड बना रहे हैं। पूरे हिंदू धर्म के पूरे प्रतीकों को ध्वस्त करने पर लगे। धर्म का एक अक्षर ज्ञान नहीं है, एक बिंदु भर ज्ञान नहीं है इनको, और इसलिए कुछ से कुछ करते हैं। चूंकि हिंदू समाज को भी धर्म का अपना अध्ययन, हमारे अनुच्छेद 30 के का या 26, 27, 30 देख लीजिए, हम पढ़ा नहीं सकते अपने धर्म ग्रंथ को, तो हमारे हिंदू समाज को धर्म ग्रंथ की जानकारी नहीं है, और नहीं है तो ये मिसयूज कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। स्वयंभू लिंग उखाड़ दिए काशी में, 5-5 स्वयंभू लिंग उखाड़ दिए, तो ये भी हिंदू ताली बजा रहा है। स्वयंभू लिंग उखड़ा, तुमको तो अभी बहुत सारे हिंदुओं को, इसमें मैं भी आता हूँ, बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, और जो लोग समर्थक उनको तो और ज्यादा आपदा का सामना करना पड़ेगा। स्वयंभू लिंग उखाड़ने का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होता है? आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, ऑल द बेस्ट विशेस संदीप जी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वर्षा देखिए, जी, थैंक यू। और देखिए, महिला है, ये मुझे राइट ट्रैक कह रही है, और वो देखिए उधर वाले लोग, उनके मेंटल स्थिति आपको दिख रहा है। तो मैं सत्य के साथ हूं, और मैं बहुत ही, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो जो मेरे पे आरोप है सब पूछ लो। मेरे जीवन बहुत पारदर्शी है, मेरा जीवन कोई लाग लपेट नहीं मेरा लाइफ में। अच्छा, जो हिंदुओं क्यों के नहीं साथ अभी हो भैया, रहा है, जिन पे आरोप लगा जासूसी का, वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब देते? दे जवाब, हम तो दे रहे हैं, एक पार्टी का महासचिव दे रहा है, ये भी जवाब दे लड़की की जासूसी पे, अंकिता हत्याकांड पे, नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाओं का चकला घर चल रहा था उस पे, कंडोम जो मिल रहे हैं तुम्हारे ऑफिस से, उस पे आके जवाब दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं तो जवाब दे रहा हूं। आपसे मतलब सवाल ये है कि जो हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, जैसे कि मणिपुर हो या फिर देश के बाकी हिस्सों में, उसको लेकर एकम सनातन भारत दल क्या कोई एक मूवमेंट खड़ा करने जा रही है? क्योंकि बिना मूवमेंट खड़ा किए जो भी मुद्दे हैं वो एक साथ होंगे नहीं, और लोग उसके लिए इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं, हम काम करने जा रहे हैं। हमारा प्रथम मुद्दा है मंदिर वाला, और हम मणिपुर के लोगों के साथ, हमारी जो एक आर्मी बटालियन है रिटायर्ड आर्मी की, वो काम कर रही है, और कभी भी लोगों को दिखाने में कि हम ये कर रहे हैं, अपनी शक्ति जो है आप आंकिए और उस हिसाब से काम कीजिए, वरना आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे। तो वहां कानूनी पहलू है, वहां 355 लगा हुआ है, और वहां आप पे धारा लग सकती है, स्थिति है। तो वहां आर्मी के जो पूर्व आर्मी मैन है, उनके नेतृत्व में हमारा काम चल रहा है। मणिपुर की टीम से हम मिल चुके हैं, यहाँ मिल चुके हैं, हम लगातार संपर्क में हैं। ये चीजें ज्यादा डिस्कशन वाली नहीं होती, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हमको दिखाना नहीं है, इसी से साबित होता है कि हम नाटक करके दिखाने का, ये जो फोटो इवेंट का चलन हो गया, हम ओरिजिनल राजनीति करने आए, फोटो इवेंट वाली राजनीति करने नहीं आए हैं कि 5 साल बाद जनता ठगा हुआ महसूस करे। जो महत्वपूर्ण फोटोग्राफ थे, जैसे हमारे कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, इससे और कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कर रहा है तो छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, राजस्थान कर रहा है तो झारखंड भी कर रहा है, इस तरह। तो उसके लिए फोटोग्राफ हम करते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहें। बाकी हम ऐसा कोई भी चीज जो है, आज भी हम जिन गुरु से मिलके आए हैं, हमने तो फोटो नहीं, हमारे तो फोटो है लेकिन हमने नहीं जारी किया। क्या पता उनके साथ कल को मुश्किल हो जाए, उनके पे छापा मार दे, कुछ कर दे, हम अपने पक्ष में किसी को। तो हम फोटो इवेंट कुछ दिन ही चलता है, और लॉन्ग टर्म की राजनीति लंबी चलती है। संदीप जी, मैं अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूं। आपने कहा कि कमरे में समलैंगिकता चलती है तो कोई समस्या नहीं। ये समलैंगिकता के आड़ में छोटे लड़के तस्करी बंद नहीं होगी, फिर कठोर विरोध करें कृपया। वो पॉस्को एक्ट में आएगा, वो अपराध में आएगा। हमने कहा 2 लोगों की सहमति से जो आपस में रिश्ते बनाते हैं, आप जो कह रहे हैं वो पॉस्को एक्ट है, वो अपराध है, उसके लिए मामला दर्ज कराना पड़ेगा। पॉस्को एक्ट तो क्राइम, ऑलरेडी क्राइम है। दो लोग कमरे में बंद होके जो वयस्क हैं, वो क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना नहीं, लेकिन वो अगर सार्वजनिक रूप से कुछ कर रहे हैं तो वो अपराध है। और सार्वजनिक रूप से यदि वो विवाह की मान्यता मांग रहे हैं तो इसके तो विरुद्ध में हूं। आपको मेरी शिकायत में भी आपको ये दिखेगी जो मोहन भागवत पे किया है, और उस पर मैंने कितने सोच की है, वो जाकर आप देखिए। और बच्चों वाली बात है, वो पॉस्को एक्ट है, वो तो अपराध में ही आ जाएगा। आखिरी में आपसे 1-2 सवाल ले लेते हैं। जैसे कि एक सवाल ये है कि आपके जो सप्त सिद्धांत हैं, सप्त सिद्धांत के अलावा और भी जो स्टेट मैनिफेस्टो आप जारी करेंगे लोकल लेवल पे, या फिर सप्त सिद्धांत में एक नेशनल होगा,
और एक नेशनल के साथ हर स्टेट का अलग मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम्स है और उसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, उसको हम काम करने जा रहे हैं, मतलब उस पर काम चल रहा है, विशेषज्ञ बना रहे हैं। तो हर स्टेट का भी अलग मैनिफेस्टो होगा, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमारा एक पोर्शन आया है, अभी बहुत सारी चीजें आनी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसको लेकर आप लोगों की तैयारी किस तरह की है? अच्छी है, बिना अच्छी तैयारी के कहाँ हम उतरेंगे। हम हो सकता है कुछ सेलेक्टिव सीट लड़ेंगे और उस सीट पे पूरा जोर लगाएंगे। उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि ये सिलेक्टिव सीट लड़ेंगे, तो उसके लिए अभी तक से आपकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है या अभी काम सब चल रहा है, भविष्य हर में करना स्टेट है? में चल रहा है, हर स्टेट, और जो स्टेट है हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीजों को, और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। मैं खुद बैठक लेता हूँ स्टेट की, कन्वेनर की, को कन्वेनर की, पूरे स्टेट की मैं लगातार बैठक ले रहा हूँ। एक बैठक 4-4, 5-5 घंटे चलती है। जो लोग आप पे कह रहे हैं ये संदीप देव, वो आए बैठक में, क्यों नहीं आते हैं? बैठक में आए, पधारे। तो बैठक में मैं और एक व्यक्ति का सवाल लेता हूँ, उनके कईयों के सवाल आपको लगेगा कि आपको, जैसे हम यहाँ पे एक का मैं सॉल्व करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स अगर किसी के साथ हो वो भी सॉल्व करता हूँ। तो अब हमने तो कई स्टेट के प्रॉब्लम्स कहीं आज उसको सॉल्व किए। तो और ये लगातार बैठक हो रही है, हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, सीधा संवाद, कहीं मिलावट नहीं कि कोई तीसरे से आया, चौथे से आया, सबसे बात कर रहे हैं। और हर स्टेट की बैठक में ले रहा हूँ, लगातार ले रहा हूँ। आप लोगों की पब्लिक मूवमेंट के लिए कोई खास रणनीति, क्योंकि जो अन्ना मूवमेंट हुआ उसके बाद अरविंद 19 केजरीवाल तारीख आगे को 19 तारीख को आप भी पधारिए एज ए मीडिया पर्सन, और प्रेस रिलीज जारी होने वाला है। हमारा पहला काम है मंदिर मुक्ति आंदोलन, और उसमें हमारे बाड़ीदार समाज, जो माता वैष्णो देवी जो मंदिर है जिनके पास था, उनसे सरकार ने छीन लिया है, और उस न सिर्फ छीन लिया है बल्कि कोरोना काल में शायद मंदिर के पैसे से इफ्तार पार्टी दिया गया, सरकार ने कब्जा कर रखा है। इफ्तार पार्टी मंदिर के वैष्णो देवी जो हम लोग जाते हैं, उसके बाद सरकार उसका दोहन कर रही है। सरकार ने जम्मू हाईकोर्ट में विरोध किया है कि हम मंदिर नहीं सरकार छोड़ेगी। वो बाड़ीदार समाज पूरा जम्मू से कश्मीर से उठकर आ रहा है, और उनके साथ हम 19 जून को जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, हमारे मंदिर मठ को मुक्त करो। क्योंकि मंदिर मठ के मुक्त होने से सिर्फ मंदिर मठ की बात नहीं है, उससे हमारा एक कल्चरल मूवमेंट खड़ा होगा जो मंदिर के आसपास कम्युनिटी के रूप में चलता था, जिसमें हमारा गुरुकुल एजुकेशन प्रणाली थी, हमारी आयुर्वेद प्रणाली थी। आज अगर मंदिर के आसपास रहता मूवमेंट तो कोरोना से मौत नहीं होती है, इंजेक्शन का चक्कर नहीं पड़ता। तो हमारा धर्मशाला होता था, आर्ट सेंटर होता था, लोगों के ठहरने के लिए सारी व्यवस्था होती थी। सारा कल्चर खुरच कर मिटा दिया गया है। भारत में इस समय 9 लाख मंदिर है, इसमें से 4 लाख पर सरकार का कब्जा है, और मोटा मोटा माना जाता है 1 लाख करोड़ सालाना सरकार इससे लेती है मंदिर से। मंदिर पे टैक्स भी लगाती है, कभी भी मदरसे चर्च को ये अपने अंदर नहीं लेती, ना उस पर टैक्स लगाती। मदरसे मस्जिद और चर्च के पैसे मदरसे मस्जिद और चर्च की सेवा में जाता है, मंदिर का पैसा सरकार और मलच्चों की सेवा में जाता है। मदरसे मस्जिद अपने कोर्स चला सकते हैं, कुरान आदि पढ़वा सकते हैं, चर्च अपने बाइबल आदि पढ़वा सकते हैं। हिंदू जो है अपने कोर्स नहीं चलवा सकता, गीता रामायण पुराण महाभारत नहीं पढ़ा सकता। वो हमें, इसके लिए हमने अनुच्छेद 30 में संशोधन की बात की है अपने सब संकल्प में। तो हमारे मंदिर को सिर्फ लूटा नहीं गया या उससे कब्जा नहीं किया गया, मंदिर के जरिए हमारे पूरे हिंदू जो इकोसिस्टम उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, सनातन इकोसिस्टम को। इसलिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सब विदेशियों पे हम निर्भर होते चले गए। तो हम उस मंदिर मूवमेंट को सबसे बड़ा बनाना चाह रहे हैं, और आपको पुराना आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप पब्लिक में सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा कि 79 करोड़ एक आरटीआई से डाटा मिलेगा कि कर्नाटक में आया एक मंदिर का, 2011-12-13 का है डाटा। 79 करोड़ में से 7 करोड़ हिंदू मंदिर पर खर्च हुए, और 50 करोड़ से ऊपर मस्जिद और मदरसों पे खर्च किए गए। हम जो दान देते हैं, शास्त्र में लिखा है दान जिस उद्देश्य से दिया जाए और जिस उद्देश्य से लिया जाए वही पुण्य होता है। यदि दान देने वाला और लेने वाला दोनों उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते तो दान खंडित माना जाएगा, पाप का भागी होगा।
तो दान देने वाला तो अपने प्रभु अपने मंदिर के लिए दे रहा है, और वो मलेच्छ उनके गला काटने के लिए जा रहा है, और दान लेने वाला तो मंदिर की सेवा के लिए लग रहा है, और वो पैसे कहीं और जा रहा है। तो वो हिंदू जो दान दे रहे हैं वो भी पाप के समान रूप से भागी बन रहे हैं। उनके घर पर भी विपत्ति आपदा जो देखते हो ऐसे नहीं आता है, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आपके कर्म से आपके सारे सिद्धांत जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम मंदिर मुक्ति आंदोलन को प्राइमरी आंदोलन बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर के बाद हम हर प्रदेश में जा रहे हैं और लोगों को इस पर जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग पहले ये समझें, तब उनको। आज हिंदू समाज के पास क्या पैसे नहीं, मंदिर पूरी पूरी व्यवस्था चलाती थी, और आज हिंदुओं को जो है बिल्कुल पटीचर और कटोरा लेकर बता दिया गया कि हिंदू अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता, अपना चिकित्सा का सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता। उस पे बाध्य हम हो गए हैं, एलोपैथ पे बाध्य हो गए हम, सीबीएसई और इन सब पे। आप देखो, अभी मैं आज ही आया हूँ एक गुरुकुल से, जब मैं आज हरियाणा के दौरे पे था, कहने को गुरुकुल है, कोर्स चल रहा है हरियाणा बोर्ड का, कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी का, क्या हो रहा है पढ़ाई फिर? तो ये बहुत बड़ी है, जिसको अगर हिंदुओं को हमने समझा दिया तो आज मंदिर का 52 बीघा जमीन है सोमनाथ मंदिर का, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी चेयरमैन कौन है? ट्रस्ट के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 52 बीघा जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। वक्फ रेगुलेटरी उसमें केस चल रहा है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। तो 52 बीघा जमीन हमारे मंदिर से नहीं लूटे जा रहे हैं, मंदिर के जमीन को बेचा जा रहा है, मंदिर के जमीन को दूसरे कम्युनिटी को दिया जा रहा है। ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि अगर वो खुल गया तो भारत की कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सब एक्सपोज हो जाएंगे, सारे नेता एक्सपोज हो जाएंगे, कैसे हिंदुओं को मारने के लिए इन्होंने काम किया है। एकम पार्टी से अनुरोध है कि सब वर्ग के साथ लेकर चलने के लिए दलित के घर खाना खाते हुए फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, काम पर फोकस रखे कृपया। ये अन्वेषक ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमारा पहला कैंडिडेट दलित ही वर्ग से जीत के आया है, ये भी एक शुभ संकेत है। और दलित के घर खाना खाए और बंगाल में उन दलितों का संहार हुआ तो चुप रहे मुंह पे। ऐसे लोग ये तो ध्वंसक है, हिंदू का विध्वंस करते हैं ये लोग। Rise of Ekam though depends upon exposing Muslim abasement of BJP nationally and internationally. Kindly prepare one page pamphlet for public awareness. अभी आपको हम 18 तारीख को जो हमारी पार्टी की बैठक है उसमें हम देने जा रहे हैं, उसके बाद आप सबके लिए देंगे, और मैं आप लोगों को वार्षिक रिपोर्ट भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें भारत सरकार का। और फिर मैं आपको बुकलेट दूंगा जिसमें सरकार की विदेश नीति, असमानता नीति, रक्षा नीति, घरेलू सुरक्षा नीति मांगे सारे चीजें होंगी, और आपको और उस बुकलेट को आप लोग सब पीडीएफ दूंगा, प्रिंटिंग में दूंगा, खुद से भी लोग प्रिंट कराएं और बांटें और लोगों को बताएं कि क्या किया इस सरकार ने। और ये मेरा अनुभव है, नरेंद्र मोदी जी की जो किताब साजिश की कहानी, सर पे झोला उठा के मैंने बांटे हैं कांग्रेस को के साजिश को एक्सपोज करने के लिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश किया गया। आज वो जो मैंने एक्सपोज किया उसी को मेरे विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं ये लोग, ये भाजपा। तो सर पे मैंने ले लेके झोला, पटना का गांधी मैदान हो, मेरठ हो, रोहिणी हो, दिल्ली, जहां जहां लगा वहां जाके हमने लोगों तक पहुंचाए हैं, अपने पैसे से पहुंचाए हैं। ये लड़ाई हम लड़े हुए हैं, कोई पहली बार नहीं लड़ रहे। क्या एकम पार्टी हिंदू आतंकवाद षड्यंत्र पर कार्रवाई करेगी? गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध अनिवार्य है। पूर्वोत्तर 1-2 राज्यों और गोवा के लिए क्या रणनीति होगी? गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध, और हम कुकी आतंकवादियों से कोई बैठक नहीं करने जा रहे हैं। आज सरकार 7 से 8 विधायक जो हैं वो कुकी हैं, और सबके आतंक से जिनके रिश्ते फैमिली के जुड़े हुए हैं वो सब भाजपा के विधायक हैं, और इसलिए वो चुप हैं। सरकार के साथ इनके समझौते हैं, इनको हथियार लेने की जगह मैदे से हथियार ले रहे हैं। अरे केंद्र के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, मानेंगे कैसे नहीं। हाँ, हमको वेटिकन के पोप के आगे ऐसे नहीं झुकना है तो हम तो करेंगे, जिसको झुकना है वो नहीं करेगा। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट 1 पेज की बात है, मुझे नहीं लगता कि इनके अपीजमेंट को 1 पेज में आप मेंशन कर पाएंगे। उसके लिए एक लंबी चौड़ी किताब भी पड़ जाएगी, बुकलेट देंगे ये इनको, और पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। सारे लोग पीडीएफ निकालें अपने अपने पैसे से। मैंने यही कहा ना कि इसमें अर्थ लगेगा, शुद्ध अर्थ। अपने अपने पैसे से प्रिंट आउट निकाले और बांटे, ये आपका भी काम है।
ये काम हमने किया अपने घर के जेवर बेच के किताब से, हम कर चुके हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। चलिए, आपने आज बहुत ही बेबाकी से बहुत सारे आरोप लंबे समय से आपके ऊपर जो हमले हो रहे थे, आपने उसके ऊपर जवाब दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के भी बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मिल गए होंगे, और फिर भी अगर ना मिल पाए हों तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि आगे भी बहुत-बहुत आप धन्यवाद। और विशाल अच्छा काम कर रहे हैं। विशाल भाई के सारे दर्शकों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कुछ लोग हैं और जो बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई उपाय नहीं है। अपना कपड़ा फाड़ रहा है, आप मुस्कुराते रहिए, कपड़ा उनको फाड़ने दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद।